नमस्कार। आज हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साइंस एंड टेक का एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी पर एक गहरी नज़र डालेंगे जी। और इसके सभी जो भी ज़रूरी पहलू हैं उन्हें समझेंगे। हमारे पास जो नोट्स हैं उनमें जीन टेक्नोलॉजी से लेकर नई थेरेपीज़ और राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स तक सब कुछ है। बिल्कुल। तो चलिए इस जटिल विषय को थोड़ा आसान बनाते हैं। हाँ, तो शुरुआत कहाँ से करें? मेरे ख्याल से सबसे पहले जीन टेक्नोलॉजी से करते हैं। हाँ बिल्कुल। और उसमें भी सबसे पहले सबसे क्रांतिकारी तकनीक जीन टेक्नोलॉजी। जीन टेक्नोलॉजी में भी सबसे ज़्यादा चर्चा आजकल जीन एडिटिंग की होती है। इसे जीनोम एडिटिंग भी कहते हैं। ये आखिर है क्या, अगर सरल भाषा में समझें तो? इसे आप यूं समझ लीजिए कि ये डीएनए के लिए एक फाइंड एंड रिप्लेस टूल जैसा है। अच्छा। मतलब ये तकनीक वैज्ञानिकों को किसी भी जीव के डीएनए में एक खास जगह को ढूंढकर उसे बदलने या हटाने या फिर उसमें कुछ नया जोड़ने की सहूलियत देती है। और ये बहुत सटीक होता होगा। बेहद सटीक। जैसे किसी बहुत बड़ी किताब में से एक शब्द को ढूंढकर उसे बस ठीक कर देना। समझ गया। और मैंने पढ़ा है कि इसके दो मुख्य प्रकार हैं, सोमैटिक और जर्म लाइन एडिटिंग। इनमें क्या फर्क है और ये फर्क इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए ये फर्क बहुत बड़ा है और इसके नैतिक परिणाम भी हैं। सोमैटिक एडिटिंग शरीर की आम कोशिकाओं, जिन्हें सोमैटिक सेल्स कहते हैं, में की जाती है। जैसे खून या त्वचा की कोशिकाएं? हाँ बिल्कुल। इसमें जो भी बदलाव होता है वो सिर्फ उसी व्यक्ति तक सीमित रहता है, वो उसकी अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होता। ठीक है, तो ये एक तरह का व्यक्तिगत इलाज हो गया। जी। वहीं दूसरी तरफ है जर्म लाइन एडिटिंग। ये शुक्राणु, अंडाणु या भ्रूण की कोशिकाओं में की जाती है। अच्छा। और इसमें किए गए बदलाव वंशानुगत होते हैं, यानी वो अगली पीढ़ियों में भी जाते हैं। ओहो, इसीलिए ये तकनीक इतनी विवादास्पद है। हाँ, क्योंकि ये मानव प्रजाति के जेनेटिक कोड को स्थायी रूप से बदल सकती है। समझ गया। अब इन तकनीकों को असल में करने के लिए कुछ खास टूल्स भी होंगे। हमने ZFNS, टैलेंस और खासकर CRISPR-Cas9 का नाम बहुत सुना है। जी। इनमें ये CRISPR इतना मशहूर क्यों है? बेहतरीन सवाल। देखिए ZFNS और टैलेंस पुरानी और असरदार तकनीकें हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो बहुत जटिल हैं, उनमें समय बहुत लगता है और वो महंगी भी बहुत हैं। अच्छा। उनको इस्तेमाल करना एक मुश्किल कला जैसा था। लेकिन फिर आया CRISPR-Cas9 और उसने सब कुछ बदल दिया। कैसे? ये बहुत ही सरल, सस्ता, तेज और जैसा आपने कहा सटीक है। इसने जीन एडिटिंग को एक तरह से डेमोक्रेटाइज कर दिया है। मतलब अब ये दुनिया भर की लैब्स के लिए सुलभ हो गया है। बिल्कुल। और इसी वजह से इसे 21वीं सदी की सबसे बड़ी वैज्ञानिक खोजों में से एक माना जाता है। यानी इसने वैज्ञानिकों के लिए जीन एडिटिंग को काफी आसान बना दिया है। और भारत में भी इस पर काफी काम हो रहा है ना? बिल्कुल। हाल ही में भारत ने अपनी पहली क्रिस्पर जीन संपादित भेड़ तैयार की है। अच्छा। जी। इसके अलावा BIR 101 नाम की एक थेरेपी पर काम चल रहा है जो सिकल सेल एनीमिया के इलाज के लिए क्रिस्पर का इस्तेमाल करेगी। ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। और CRISPR-Cas9 और एपिजीनोम एडिटिंग जैसे नए विकास भी तो हो रहे हैं। हाँ, वो इस तकनीक को और भी शक्तिशाली बना रहे हैं। एपिजीनोम एडिटिंग तो और भी दिलचस्प है क्योंकि वो DNA को काटे बिना ही जीन के काम करने के तरीके को नियंत्रित कर सकती है। तो ये तो हुई जीन एडिटिंग की तकनीक। अब इसके सबसे चर्चित और विवादास्पद एप्लीकेशन पर आते हैं। GM फसलें, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। हाँ, GM फसलें वे पौधे हैं जिनके DNA में कृत्रिम रूप से कोई बदलाव किया गया हो ताकि उनमें कोई नया गुण डाला जा सके। जी। जैसे कीड़ों से लड़ने की क्षमता या सूखे में भी जिंदा रहने की ताकत। और भारत में इसकी क्या स्थिति है? ये हमेशा एक बहस का मुद्दा क्यों रहता है? भारत में फिलहाल व्यावसायिक खेती के लिए मंजूर एकमात्र GM फसल BT कॉटन है। सिर्फ BT कॉटन? राजनीतिक विरोध की वजह से उस पर रोक लगा दी गई। और GM सरसों का क्या हुआ? हाल ही में GM सरसों DMH11 को भी सशर्त मंजूरी दी गई है, लेकिन उस पर भी बहस जारी है। तो ये मुद्दा विवादास्पद क्यों है इतना? क्योंकि इसके पर्यावरण और हमारी सेहत पर पड़ने वाले लंबी अवधि के प्रभावों को लेकर चिंताएं हैं। इसे रेगुलेट करने के लिए तो कई सारी संस्थाएं हैं, जैसे GAEC, RCGM। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, है तो कई। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है परीक्षा के लिहाज से? सबसे जरूरी नाम है GAEC, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति।
जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। और ये किस मंत्रालय के तहत काम करती है? ये पर्यावरण मंत्रालय के तहत काम करती है और भारत में जीएम फसलों की व्यावसायिक खेती को मंजूरी देने वाली सर्वोच्च संस्था यही है। अच्छा, तो आखिरी फैसला जीएईसी का होता है? जी, बाकी समितियां जैसे आरसीजीएम, एसबीसीसी, ये सब रिसर्च और फील्ड ट्रायल्स के स्तर पर काम करती हैं और एफएसएसएआई ये देखता है कि जीएम खाद्य पदार्थ सुरक्षित हैं या नहीं। इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है एसडीएन वर्गीकरण। एसडीएन 1, 2 और 3 ये रेगुलेशन के लिहाज से क्यों जरूरी हैं? ये आजकल बहुत बड़ा मुद्दा है। एसडीएन यानी साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस तकनीक, जो मूल रूप से जीन एडिटिंग ही है। एसडीएन 1 और 2 में पौधे के अपने ही जीन में छोटे मोटे बदलाव किए जाते हैं, मतलब बाहर से कोई नया जीन नहीं डाला जाता। अच्छा। वहीं एसडीएन 3 में एक बड़ा बाहरी जीन डाला जाता है जो पारंपरिक जीएम फसलों जैसा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसडीएन 1 और 2 पारंपरिक ब्रीडिंग के ज्यादा करीब हैं। बिल्कुल, यही असली बहस है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि एसडीएन 1 और 2 को पारंपरिक जीएम फसलों के जो कड़े नियम हैं, उनसे छूट मिलनी चाहिए। क्योंकि ये ज्यादा सुरक्षित हैं। हाँ, और प्राकृतिक रूप से भी हो सकते हैं। भारत में भी इस पर विचार चल रहा है। अगर इन्हें छूट मिलती है तो भारत में फसल सुधार में क्रांति आ सकती है। चलिए अब व्यक्तिगत जीनों और फसलों से हटकर पूरी आबादी के स्तर पर देखते हैं। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, इसका क्या लक्ष्य है? जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट एक बहुत महत्वाकांक्षी पहल है। इसका लक्ष्य है 10,000 भारतीय लोगों के जीनोम को सीक्वेंस करके भारत की आनुवंशिक विविधता का एक नक्शा तैयार करना। एक नक्शा? जी, हमारे देश में इतनी ज्यादा विविधता है कि एक भारतीय जीनोम जैसा कुछ है ही नहीं। ये प्रोजेक्ट हमें ये समझने में मदद करेगा कि अलग-अलग आबादी में बीमारियां कैसे होती हैं और उनके लिए सटीक दवाएं, मतलब प्रिसिजन मेडिसिन, कैसे विकसित की जा सकती हैं। और इतना सारा डेटा इसे कहाँ रखा जाएगा? इस डेटा को इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर यानी आईबीडीसी में सुरक्षित रखा जाएगा। ये भारत का पहला राष्ट्रीय जैविक डेटा बैंक है। ये किसी और मॉडल पर आधारित है? हाँ, ये प्रोजेक्ट काफी हद तक यूके बायोबैंक मॉडल से प्रेरित है, जिसने ब्रिटेन में स्वास्थ्य अनुसंधान में बहुत बड़ा योगदान दिया है। ये तो हुई जीन्स को समझने की बात, लेकिन एक और तकनीक है जो जीन्स के फैलने के तरीके को ही बदल देती है। जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है भी कुछ वैसा ही। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये मेंडेलियन वंशानुक्रम के नियमों को तोड़ देती है। मतलब? आमतौर पर किसी जीन के अगली पीढ़ी में जाने की संभावना 50% होती है, लेकिन जीन ड्राइव तकनीक क्रिस्पर का उपयोग करके इस संभावना को बढ़ाकर लगभग 100% कर देती है। 100%? इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई भी गुण किसी प्रजाति में बहुत तेजी से फैलाया जा सकता है। हाँ, और इसीलिए इसका सबसे बड़ा उपयोग मच्छर जनित बीमारियों जैसे मलेरिया, डेंगू को नियंत्रित करने में देखा जा रहा है। वो कैसे? वैज्ञानिक ऐसे मच्छर बना सकते हैं जिनमें मलेरिया का परजीवी जिंदा नहीं रह सकता, और फिर जीन ड्राइव का इस्तेमाल करके इस गुण को मच्छरों की पूरी आबादी में तेजी से फैला सकते हैं। लेकिन इसके खतरे भी तो होंगे। हाँ, इसके अनियंत्रित होने के खतरों को लेकर बहुत गंभीर चिंताएं भी हैं। वाकई ये एक दोधारी तलवार है। अब मेडिकल क्षेत्र की एक और क्रांतिकारी थेरेपी पर आते हैं, CAR-T थेरेपी। इसे जीवित दवा या लिविंग ड्रग क्यों कहा जाता है? इसे जीवित दवा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दवा कोई केमिकल नहीं, बल्कि मरीज की अपनी ही जीवित कोशिकाएं होती हैं। अच्छा। इस प्रक्रिया में मरीज के शरीर से टी कोशिकाएं, टी सेल्स, जो हमारे इम्यून सिस्टम के सैनिक हैं, उन्हें निकाला जाता है। फिर लैब में जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए उन्हें कैंसर कोशिकाओं को पहचानने और उन पर हमला करने के लिए ट्रेन किया जाता है। और इन ट्रेन्ड कोशिकाओं को CAR-T सेल्स कहते हैं, जी, जिन्हें बाद में वापस मरीज के शरीर में डाल दिया जाता है। तो ये तो एक बहुत ही ज्यादा व्यक्तिगत इलाज हुआ। भारत में भी इस पर काम हुआ है। हाँ, और ये बहुत गर्व की बात है। भारत ने अपनी स्वदेशी CAR-T थेरेपी NexCAR19 लॉन्च की है। वाह, ये कुछ प्रकार के ब्लड कैंसर के लिए है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह थेरेपी बेहद महंगी है, मतलब करोड़ों की। लेकिन NexCAR19 के आने से ये इलाज भारतीय मरीजों के लिए बहुत सस्ता और सुलभ हो गया है। ये सुनने में तो एक जादुई इलाज लगता है, लेकिन क्या इसके कोई जोखिम भी है? हाँ, जोखिम भी गंभीर हो सकते हैं। सबसे बड़ा खतरा है साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम,
जिसमें इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाता है और शरीर में तेज सूजन और बुखार जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। और कोई साइड इफेक्ट? न्यूरोटॉक्सिसिटी यानी दिमाग पर असर भी एक संभावित साइड इफेक्ट है। इसलिए ये थेरेपी सिर्फ विशेषज्ञों की देखरेख में ही दी जाती है। मेडिकल क्षेत्र में एक और चर्चित तकनीक है माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी MRT। इससे 3 माता-पिता वाले बच्चे का जन्म होता है। ये कैसे काम करता है? इसकी जरूरत तब पड़ती है जब मां के माइटोकॉन्ड्रिया में कोई गंभीर आनुवांशिक बीमारी हो। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस होता है और इसका अपना छोटा सा DNA होता है जो सिर्फ मां से बच्चे को मिलता है। जी। अगर ये DNA खराब है तो बच्चे को गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। MRT में मां के अंडे के न्यूक्लियस को एक स्वस्थ डोनर महिला के अंडे में डाल दिया जाता है जिसका न्यूक्लियस पहले ही निकाल दिया गया हो। अच्छा, तो बच्चे को न्यूक्लियर DNA अपनी माँ और पिता से मिलता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल DNA एक तीसरी डोनर महिला से। इसीलिए 3 माता-पिता। बिल्कुल सही। इस तरह बच्चे में मां की जेनेटिक बीमारी नहीं आती। मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर और प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर इसकी 2 मुख्य तकनीकें हैं। चलिए, अब बायोटेक के एक और मूलभूत स्तंभ पर आते हैं, स्टेम सेल। इनके बारे में हम काफी समय से सुन रहे हैं। हाँ, स्टेम सेल वे मास्टर कोशिकाएं हैं जिनमें शरीर की किसी भी अन्य प्रकार की कोशिका में बदलने की अद्भुत क्षमता होती है। और इनके प्रकार क्या हैं? मोटे तौर पर 3 प्रकार हैं। भ्रूणीय स्टेम सेल जो सबसे शक्तिशाली होती हैं, वयस्क स्टेम सेल जो हमारे शरीर में पहले से मौजूद होती हैं, और इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स यानी iPSCs जिन्हें लैब में सामान्य कोशिकाओं से बनाया जाता है। और इनका सबसे बड़ा उपयोग? पुनर्योजी चिकित्सा में, मतलब खराब हो चुके अंगों या ऊतकों को ठीक करने में। अब कुछ और दिलचस्प तकनीकों पर नजर डालते हैं। ये ऑर्गन ऑन चिप क्या है? इसे आप एक तरह की बायोलॉजिकल सिम्युलेशन चिप समझ सकते हैं। ये एक छोटी सी चिप होती है जिस पर इंसान के किसी अंग जैसे फेफड़े या लिवर की कोशिकाओं को 3D में उगाया जाता है। और वे असली अंग की तरह काम करती हैं? हाँ, लगभग वैसा ही। इसका सबसे बड़ा फायदा दवा परीक्षण में है। नई दवाओं को इंसानों पर टेस्ट करने से पहले इन चिप्स पर टेस्ट किया जा सकता है। तो इससे परिणाम ज्यादा सटीक मिलते होंगे? जी, और ये जानवरों पर होने वाले परीक्षण का एक नैतिक विकल्प भी है। अब एक और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, पैनजीनोम। ये एक सामान्य जीनोम से कैसे अलग है? जब हम कहते हैं मानव जीनोम तो हम आमतौर पर एक रेफरेंस जीनोम की बात कर रहे होते हैं, लेकिन हम सब एक दूसरे से थोड़े अलग हैं। पैनजीनोम किसी एक प्रजाति के कई अलग अलग व्यक्तियों के जीनोम का एक पूरा संग्रह होता है। तो ये पूरी प्रजाति की आनुवांशिक विविधता को दर्शाता है? बिल्कुल। इसे आप एक व्यक्ति की किताब के बजाय पूरी लाइब्रेरी की तरह समझ सकते हैं। सटीक चिकित्सा और बेहतर फसलें उगाने के लिए ये बहुत उपयोगी है। ये बात तो हैरान करने वाली है कि हमारे जीनोम का लगभग 50% हिस्सा जंपिंग जीन्स या ट्रांसपोजोन से बना है। ये आखिर हैं क्या? ये सच में हैरान करने वाली बात है। जंपिंग जीन्स DNA के ऐसे टुकड़े होते हैं जो जीनोम में एक जगह से दूसरी जगह कूद सकते हैं। और इसका असर क्या होता है? जब वे किसी जीन के बीच में या पास में जाकर जुड़ते हैं तो वे उस जीन के काम को बदल सकते हैं या बंद कर सकते हैं। ये उत्परिवर्तन मतलब म्यूटेशंस का एक बड़ा स्रोत है और विकास की प्रक्रिया में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अंत में कुछ राष्ट्रीय पहलों पर एक नजर डाल लेते हैं। फिनोम इंडिया नेशनल बायोबैंक क्या है? ये CSIR द्वारा संचालित एक प्रोजेक्ट है जो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का पूरक है, जहां जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट सिर्फ जेनेटिक डेटा एकत्र कर रहा है, जिसे जीनोटाइप कहते हैं। हाँ, वहीं फिनोम इंडिया बायोबैंक लोगों के जेनेटिक डेटा के साथ साथ उनके स्वास्थ्य से जुड़ा डेटा जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल, जिसे फिनोटाइप कहते हैं, वो भी एकत्र कर रहा है। और इन दोनों डेटा को मिलाकर AI का उपयोग करके बीमारियों का जल्दी पता लगाने में मदद मिलेगी। बिल्कुल, और उनके इलाज के लिए बेहतर मॉडल भी बनाए जा सकते हैं। बहुत खूब। अब प्रीलिम्स के लिए कुछ सबसे जरूरी बिंदुओं का एक त्वरित पुनरीक्षण कर लेते हैं। जरूर। पहला, CRISPR-Cas9 ये एक जीन एडिटिंग टूल है जो DNA में सटीक बदलाव करता है। ठीक है। दूसरा, GM फसल की मंजूरी। भारत में अंतिम मंजूरी GEAC देती है। तीसरा, TR थेरेपी। ये एक प्रकार की इम्यूनोथेरेपी है जिसमें मरीज की अपनी T कोशिकाओं का उपयोग कैंसर से लड़ने के लिए किया जाता है। चौथा, MRT यानी माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी।
इससे 3 माता-पिता वाले बच्चे का जन्म होता है। जी, ताकि माँ से आने वाली माइटोकॉन्ड्रियल बीमारियों को रोका जा सके। फिर है जीन ड्राइव। ये मेंडेलियन वंशानुक्रम को बदलकर किसी गुण को आबादी में तेजी से फैलाता है। और पैनजीनोम, ये किसी प्रजाति की संपूर्ण आनुवंशिक विविधता का प्रतिनिधित्व करता है, न कि किसी एक व्यक्ति का। और आखिर में आरएनए साइलेंसिंग। ये जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने का एक प्राकृतिक तरीका है जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद काम करता है। यह एक बेहतरीन चर्चा रही। हमने बायोटेक्नोलॉजी के लगभग हर महत्वपूर्ण पहलू को छुआ है। जी, हमने तकनीक को तो समझ लिया, पर यहाँ से एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इंसान को प्रकृति के विकासवादी नियमों को इस हद तक बदलने का अधिकार है, खासकर जब बात जर्मलाइन एडिटिंग या जीन ड्राइव जैसी तकनीकों की हो, और पूरे समाज को मिलकर विचार करना होगा। तो आज हमारे सामने जो विषय है वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वैसे तो ये शब्द हम सबने सुना है, पर आज हम इसे थोड़ा गहराई से समझेंगे कि ये असल में है क्या और हमें कहाँ ले जा रहा है। बिल्कुल, एआई को एक सफर की तरह देखना चाहिए जिसके 3 पड़ाव माने जाते हैं। 3 पड़ाव? हाँ, पहला है ANI, मतलब आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। ये वो एआई है जो आज हमारे चारों तरफ है, जैसे सिरी या एलेक्सा। हाँ बिल्कुल, आपके फोन में सिरी, गूगल मैप्स, ये किसी एक काम में बहुत माहिर हैं, पर मतलब उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, तो ये विशेषज्ञ हैं, जी पर सिर्फ अपनी एक फील्ड के। एग्जैक्टली, लेकिन असली कहानी वो दूसरे पड़ाव से शुरू होती है, AGI, यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। AGI? हाँ, ये वो एआई होगा जिसमें इंसानों जैसी सोचने, समझने और सीखने की क्षमता होगी। वो कोई भी दिमागी काम कर सकेगा जो एक इंसान कर सकता है। ये तो अभी बना नहीं है ना? नहीं, अभी नहीं। ये अभी साइंस फिक्शन और बड़ी-बड़ी रिसर्च लैब्स का लक्ष्य है। और फिर तीसरा पड़ाव है ASI, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। एक ऐसा इंटेलिजेंस जो हर मायने में इंसानी दिमाग से कहीं ज्यादा तेज, ज्यादा बेहतर होगा। उसके बारे में तो सोचना भी मुश्किल है। हाँ, तो आज हम पहले पड़ाव ANI में ही हैं, और इस ANI को जो ताकत देती है वो है मशीन लर्निंग। हाँ, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, ये शब्द बहुत सुनने में आते हैं। इन्हें आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। इसे एक बच्चे के सीखने की तरह समझिए। मशीन लर्निंग या ML वो तरीका है जिससे कंप्यूटर डेटा से पैटर्न सीखता है, ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चा तस्वीरों को देखकर सीखता है कि बिल्ली कैसी दिखती है। और डीप लर्निंग वो इसका एक और एडवांस तरीका है। ये इंसानी दिमाग के न्यूरल नेटवर्क की नकल करता है, जिसमें जानकारी की कई परतें होती हैं। ये बहुत ज्यादा डेटा को प्रोसेस करके बहुत जटिल पैटर्न पहचान सकता है, जैसे लाखों चेहरों में से किसी एक को पहचानना। एकदम सही। और आजकल जो चैट GPT या जेमिनी जैसे मॉडल्स हैं, वो इसी डीप लर्निंग का एक हिस्सा है। उन्हें हम कहते हैं LLMs, यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। और यहीं पर भारत की एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पहल सामने आती है, भारत जेन। हाँ, ये भारत का अपना LLM है और इसे मल्टी मॉडल भी कहा जा रहा है। मल्टी मॉडल, इसका क्या मतलब है? मल्टी मॉडल का मतलब है कि ये सिर्फ टेक्स्ट नहीं समझता, ये तस्वीरें, आवाज, वीडियो, मतलब हर तरह का डेटा समझ सकता है और बना भी सकता है। अच्छा। लेकिन इसकी असली खासियत वो नहीं है। असली बात यह है कि इसे 22 भारतीय भाषाओं के लिए बनाया गया है। ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर ग्लोबल AI मॉडल्स जो हैं वो तो इंग्लिश सेंट्रिक है। बिल्कुल, वो भारतीय भाषाओं और हमारे कल्चर की बारीकियों को मतलब नहीं समझ पाते हैं। और ये सिर्फ भाषा की बात नहीं है, तो फिर ये डेटा संप्रभुत्व या डेटा सॉवरेनिटी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। जब आप एक AI को भारतीय डेटा, भारतीय संदर्भ और भारतीय भाषाओं पर ट्रेन करते हैं, तो आप सिर्फ एक टूल नहीं बना रहे हैं, आप एक डिजिटल संपत्ति बना रहे हैं। हाँ, एक ऐसी संपत्ति जो भारत को समझती है। ये टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने जैसा है। तो ये AI का एक बहुत ही सकारात्मक पहलू हुआ, लेकिन इसका एक स्याह पक्ष भी है, डीप फेक्स। हाँ, क्योंकि हर शक्तिशाली तकनीक के 2 पहलू होते हैं। डीप फेक्स उसी डीप लर्निंग तकनीक का इस्तेमाल करके ऐसे नकली वीडियो या ऑडियो बनाते हैं जो इतने असली लगते हैं कि फर्क करना नामुमकिन हो जाता है। हाँ, फेस स्वैपिंग, मतलब किसी के चेहरे पर किसी और का चेहरा लगा देना या किसी की आवाज की हूबहू नकल कर लेना, ये सब अब संभव है। और इसके खतरे भी साफ है, गलत सोचना, ब्लैकमेलिंग। तो इसे रोकने के लिए हमारे पास कोई नियम है? देखिए, इस पर काम चल रहा है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट
2023 और आईटी नियमों में कुछ संशोधन के प्रस्ताव हैं। मकसद ये है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ज्यादा जवाबदेह बनाया जाए, लेकिन सच कहूं तो ये एक बिल्ली चूहे का खेल है। टेक्नोलॉजी हमेशा कानून से 2 कदम आगे रहती है। मतलब एक एआई से बने खतरे का जवाब दूसरे एआई से ही मिलेगा। बिल्कुल। असली चुनौती ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करना है जो डीप फेक्स को पकड़ सके। एआई की दुनिया वाकई बहुत तेजी से बदल रही है। बायोलॉजी और साइंस के क्षेत्र में भी इसके कुछ दिलचस्प प्रोजेक्ट्स हैं। हाँ, और ये कोई अलग-अलग प्रोजेक्ट्स नहीं है। इन्हें एक साथ देखने पर एक बड़ा ट्रेंड नजर आता है। एआई अब आप कह सकते हैं बायोलॉजी के कोड को क्रैक कर रहा है। बायोलॉजी के कोड को? हाँ, जैसे अल्फा फोल्ड को ही लें। ये एआई इंसानी शरीर में जो लाखों तरह के प्रोटीन्स हैं, उनके 3D आकार की भविष्यवाणी कर सकता है। और ये क्यों जरूरी है? मतलब प्रोटीन का आकार जानना इतना बड़ा गेम चेंजर कैसे? टीके पर ही निर्भर करती है। अगर आपको प्रोटीन का सटीक 3D मॉडल पता है तो आप ऐसी दवाएं डिजाइन कर सकते हैं जो सीधे उसी प्रोटीन पर असर करें। अच्छा। ये दवा बनाने के प्रोसेस को दसियों साल से घटाकर कुछ महीने कर सकता है। वाह। इसी तरह अल्फा जीनोम है जो डीएनए में होने वाले म्यूटेशन के असर की भविष्यवाणी करता है। ये सब मिलकर इन सिलिको बायोलॉजी की नींव रख रहे हैं। इन सिलिको बायोलॉजी मतलब लैब में टेस्ट ट्यूब के बजाय कंप्यूटर की सिलिकॉन चिप पर बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट करना। बिल्कुल। जीवन के कोड को कंप्यूटर पर सिमुलेट करना। ये दवा की खोज से लेकर जेनेटिक बीमारियों के इलाज तक हर चीज में क्रांति ला सकता है। तो एआई के साथ हम इंटेलिजेंस को रीडिफाइन कर रहे हैं, पर एक और टेक्नोलॉजी है जो हकीकत यानी रियलिटी को ही रीडिफाइन करने का दम रखती है, क्वांटम टेक्नोलॉजी। हाँ, क्वांटम टेक्नोलॉजी। ये शब्द सुनते ही थोड़ा डर लगता है। इसे सरल बनाते हैं। आज के सारे कंप्यूटर बिट्स पर चलते हैं। एक बिट या तो 0 हो सकता है या 1, स्विच ऑन या स्विच ऑफ। सही। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स का इस्तेमाल करते हैं, और एक क्यूबिट वो एक ही समय में 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और दोनों के बीच की हर संभावना भी हो सकता है। एक ही समय में 0 और 1 दोनों? ये तो मेरे दिमाग के ऊपर से जा रहा है। यही तो क्वांटम मैकेनिक्स का जादू है। इसे सुपरपोजिशन कहते हैं, और ये यहीं खत्म नहीं होता। और भी कुछ है? इसका दूसरा सिद्धांत और भी अजीब है, एंटेंगलमेंट। इसमें 2 क्यूबिट्स इस तरह जुड़ जाते हैं कि वो एक दूसरे का आईना बन जाते हैं। अगर आप एक क्यूबिट को मापते हैं और वो 0 निकलता है, तो दूसरा क्यूबिट, चाहे वो ब्रह्मांड के दूसरे कोने में ही क्यों ना हो, वो 1 बन जाएगा। तुरंत 1 बन जाएगा। आइंस्टाइन ने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था। डरावनी दूरी की हरकत। वाकई डरावना और फैसिनेट करने वाला है। तो ये सुपरपोजिशन और एनबैमुलमेंट मिलकर क्वांटम कंप्यूटर को इतनी शक्ति देते हैं कि वो एक साथ कई गणनाएं कर सकते हैं। जहां एक नॉर्मल कंप्यूटर एक एक करके हर रास्ता आजमाएगा, वहीं क्वांटम कंप्यूटर सारे रास्ते एक साथ देख सकता है। हमारे सोर्सेज में 2025 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का भी जिक्र है, जो मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग के लिए दिया गया। ये क्या चीज है? क्वांटम टनलिंग एक बहुत ही अजीब घटना है। सोचिए, आप एक गेंद को दीवार पर फेंकते हैं। हमारी दुनिया में वो दीवार से टकराकर वापस आ जाएगी। हाँ। लेकिन क्वांटम दुनिया में एक छोटी सी संभावना है कि वो गेंद बिना दीवार को तोड़े उसकी दूसरी तरफ पहुंच जाए। क्या? जैसे कोई भूत हो? हाँ, कुछ वैसा ही। और वैज्ञानिक जोसेफसन जंक्शन जैसे खास उपकरणों का इस्तेमाल करके इस टनलिंग को एक बड़े यानी मैक्रोस्कोपिक स्तर पर देखने में कामयाब हुए। इसका महत्व ये है कि ये साबित करता है कि क्वांटम प्रभाव सिर्फ परमाणुओं की छोटी दुनिया तक सीमित नहीं है। हम उन्हें कंट्रोल करके बड़े सिस्टम्स जैसे कि क्वांटम कंप्यूटर बना सकते हैं। क्वांटम की बात जब भी होती है तो सिक्योरिटी और एन्क्रिप्शन का जिक्र जरूर आता है। तो ये क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन या QKD क्या है? ये आज की सबसे बड़ी डिजिटल चिंता का जवाब हो सकता है। देखिए, एक शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर भविष्य में हमारे आज के सारे एन्क्रिप्शन कोड्स, जैसे बैंक पासवर्ड? हाँ, बैंक पासवर्ड, सरकारी सीक्रेट्स, सब कुछ मिनटों में तोड़ सकता है। मतलब हमारा सारा डिजिटल वर्ल्ड असुरक्षित हो जाएगा। हो सकता है। और यही QKD काम आता है। ये क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों का उपयोग करके डिजिटल चाबियां भेजने का एक तरीका है। अच्छा। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि अगर कोई हैकर बीच में इस चाबी को देखने की कोशिश करता है, तो क्वांटम का नियम ही है कि वो चीज बदल जाएगी। मतलब चोरी का तुरंत पता चल जाएगा। ये तो फिजिक्स के नियमों पर आधारित सुरक्षा हुई, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। बिल्कुल। और भारत इस दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहता, इसीलिए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन शुरू किया गया है। इसका मकसद क्वांटम रिसर्च,
स्टार्टअप्स और मैन्युफैक्चरिंग का एक पूरा इकोसिस्टम भारत में तैयार करना है। अगले कुछ सालों में 1000 क्यूबिट का क्वांटम कंप्यूटर बनाना और 2000 किलोमीटर का सुरक्षित QKD नेटवर्क स्थापित करना इसके बड़े लक्ष्यों में से हैं। ये सब सुनकर लगता है कि हम एक नई तकनीकी क्रांति के मुहाने पर खड़े हैं। AI इंटेलिजेंस की परिभाषा बदल रहा है, क्वांटम हकीकत की, और शायद एक तीसरी चीज है जहां ये दोनों दुनियाएं मिल सकती हैं, हमारा अपना दिमाग, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस या BCI। हाँ, BCI एक ऐसा क्षेत्र है जो इन दोनों क्रांतियों की शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। इसका मूल विचार है दिमाग और कंप्यूटर के बीच एक सीधा कनेक्शन बनाना। बिना कीबोर्ड या माउस के सिर्फ सोचकर डिवाइस को कंट्रोल करना। सही। ये तो हमेशा से साइंस फिक्शन का हिस्सा रहा है। क्या ये अब सच में हो रहा है? ये अब हकीकत बन रहा है। इसके शुरुआती अनुप्रयोग चिकित्सा में हो रहे हैं, जैसे लकवाग्रस्त लोगों को सिर्फ सोचकर रोबोटिक हाथ चलाने में मदद करना। अच्छा। ये AI की मदद से आपके दिमाग की शक्ति को बढ़ाना या क्वांटम सेंसर का इस्तेमाल करके ब्रेन एक्टिविटी को बहुत सटीकता से पढ़ना। BCI वो प्लेटफॉर्म बन सकता है जहां इंसान और मशीन का विलय होगा। ये रोमांचक भी है और थोड़ा डरावना भी। हाँ, दोनों। तो हम एक ऐसी तस्वीर देख रहे हैं जहां हम मशीनी बुद्धिमत्ता बना रहे हैं, एक नई क्वांटम हकीकत को समझ रहे हैं और शायद अंत में इन दोनों को अपनी जैविक हकीकत के साथ जोड़ने जा रहे हैं। बिल्कुल। ये अलग-अलग टेक्नोलॉजीज नहीं है, ये एक ही कहानी के अलग-अलग अध्याय हैं। जानकारी को प्रोसेस करने के और ज्यादा शक्तिशाली तरीके खोजना, चाहे वो AI के न्यूरल नेटवर्क्स में हो, क्वांटम कंप्यूटर्स के क्यूबिट्स में या इंसान के दिमाग के न्यूरॉन्स में। हमने आज इंटेलिजेंस, रियलिटी और बायोलॉजी के भविष्य पर बात की और हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां सवाल टेक्नोलॉजी के बारे में कम और इंसानियत के बारे में ज़्यादा हैं। जब मशीनें सोच सकेंगी और कंप्यूटर एक अलग ही हकीकत में काम करेंगे तो इंसान होने का मतलब क्या रह जाएगा? शायद यही वो सवाल है जिस पर हमें सबसे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। तो आज हमारे पास जो नोट्स हैं वे वाकई दिलचस्प हैं। ऐसा लगता है कि कोई भौतिकी के सबसे बड़े सवालों की तैयारी कर रहा है और मैं इनमें गोता लगाने के लिए उत्साहित हूँ क्योंकि ये सीधे ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों से जुड़े हैं। आज हम उन अविश्वसनीय उपकरणों और विचारों की पड़ताल करेंगे जिन्हें मतलब इंसान ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को उजागर करने के लिए बना रहा है। हमारा मिशन इन जटिल विषयों को समझना है, ब्लैक होल के टकराव से लेकर उन कणों तक जिन्हें भूत कण कहा जाता है। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है ब्रह्मांड की सबसे कह सकते हैं नाटकीय घटनाओं में से एक से, 2 ब्लैक होल का विलय। हाल ही में GW23 1123 नाम की एक घटना ने फिर से इस विषय को सुर्खियों में ला दिया है। तो सबसे पहले ब्लैक होल आखिर है क्या? ये अंतरिक्ष में ऐसी जगहें हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है कि कुछ भी, यहाँ तक कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। ये आमतौर पे तब बनते हैं जब कोई बहुत बड़ा तारा अपने जीवन के अंत में अपने ही भार के नीचे ढह जाता है, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। इन नोट्स में इनके प्रकारों का जिक्र है जो इनके पैमाने को समझने में मदद करता है। सबसे छोटे होते हैं स्टेलर मास यानी तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल, जो हमारे सूर्य से कुछ गुना ज्यादा भारी हो सकते हैं। फिर आते हैं इंटरमीडिएट मास यानी मध्यम द्रव्यमान वाले, जो एक रहस्य बने हुए हैं। और अंत में है सुपरमैसिव मतलब महाविशाल ब्लैक होल। ये आकाशगंगाओं के केंद्र में बैठे विशालकाय दानव हैं जिनका द्रव्यमान हमारे सूर्य से लाखों या अरबों गुना ज्यादा हो सकता है। हमारी अपनी मिल्की वे के केंद्र में भी एक ऐसा ही है। और जब इनमें से 2 आपस में टकराते हैं तो कुछ असाधारण होता है। इस विलय का पता चला गुरुत्वाकर्षण तरंगों से, ग्रेविटेशनल वेव्स। ये अवधारणा ही अपने आप में दिमाग चकरा देने वाली है। बिल्कुल। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका एक ट्रैम्पोलिन की कल्पना करना है। मान लीजिए कि ब्रह्मांड का ताना बाना, जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं, एक विशाल ट्रैम्पोलिन है। जब आप उस पर एक भारी गेंद रखते हैं तो वो कपड़े में गड्ढा बना देती है। यही गुरुत्वाकर्षण है। अब कल्पना कीजिए कि 2 बहुत भारी गेंदें एक दूसरे का चक्कर लगाते हुए तेजी से पास आ रही हैं और टकरा जाती हैं। उस टक्कर से पूरे ट्रैम्पोलिन में लहरें फैल जाएंगी। गुरुत्वाकर्षण तरंगें स्पेस टाइम के उसी ताने बाने में पैदा हुई लहरें हैं।
हाँ, और ये सोचना कितना अविश्वसनीय है कि जिस चीज से आइंस्टाइन के सिद्धांत की पुष्टि हुई, उसे खोजने में हमें 100 साल लग गए। उन्होंने अपनी जनरल रिलेटिविटी थ्योरी में इसकी भविष्यवाणी तो कर दी थी, लेकिन उन्हें लगा था कि ये इतनी कमजोर होंगी कि हम इन्हें कभी माप नहीं पाएंगे। और लगभग एक सदी तक वो सही थे। लेकिन फिर हमने लाइगो बनाया, मतलब लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। ये एल आकार की विशाल सुरंगें हैं जिनमें लेजर किरणें होती हैं। जब एक गुरुत्वाकर्षण तरंग पृथ्वी से गुजरती है तो ये स्पेस टाइम को थोड़ा सा खींचती और सिकोड़ती है, जिससे लेजर की दूरी में एक परमाणु के नाभिक से भी छोटा बदलाव आता है। 2015 में पहली बार इस अविश्वसनीय रूप से छोटे बदलाव को मापना एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि थी। तो इसका महत्व सिर्फ आइंस्टाइन को सही साबित करना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है ना? बहुत ज्यादा। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ये खगोल विज्ञान में क्रांति है। सदियों से हम ब्रह्मांड को देखकर समझते आए हैं, टेलीस्कोप से प्रकाश इकट्ठा करके। गुरुत्वाकर्षण तरंगों ने हमें ब्रह्मांड को सुनने की क्षमता दी है। अब हम उन घटनाओं का अध्ययन कर सकते हैं जो पूरी तरह से अंधेरे में होती हैं, जैसे 2 ब्लैक होल का विलय। यह हमें ब्रह्मांड को देखने के लिए एक पूरी तरह से नई इंद्रिय देने जैसा है, जो हमें ब्रह्मांड के सबसे हिंसक और ऊर्जावान पलों के बारे में बताती है। तो गुरुत्वाकर्षण तरंगों के साथ हम ब्रह्मांड के सबसे हिंसक टकरावों को सुन रहे हैं, लेकिन उन सबसे शांत, सबसे मायावी संदेशवाहकों का क्या, जो हर पल हमारे आर पार जा रहे हैं? ये हमें चीन की एक नई वेधशाला, जूनो, और भूतकण कहे जाने वाले न्यूट्रिनो तक ले जाता है। तो ये न्यूट्रिनो आखिर हैं क्या? न्यूट्रिनो ब्रह्मांड के सबसे अजीब और रहस्यमयी कणों में से एक हैं। ये उपपरमाणुविक कण हैं जिन पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता और जिनका द्रव्यमान लगभग न के बराबर होता है। इसी वजह से उन्हें घोस्ट पार्टिकल या भूतकण कहा जाता है। वे पदार्थ के साथ लगभग कोई इंटरैक्शन नहीं करते। यह एक ऐसा विचार है जो मुझे हमेशा रोक देता है। मतलब अभी जब हम बात कर रहे हैं, सूर्य से निकले खरबों न्यूट्रिनो हमारे शरीर, इस कमरे और पूरी पृथ्वी के आर पार जा रहे हैं और हमें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। ये लगभग ऐसा है जैसे हम एक भूतों की दुनिया में जी रहे हैं जो हर समय हमारे साथ है। यह एक बेहतरीन तरीका है इसे समझने का। वे लगभग प्रकाश की गति से यात्रा करते हैं और बिना किसी चीज से टकराए खरबों मील तक ठोस पदार्थ से गुजर सकते हैं। और ये दुर्लभ नहीं है। प्रकाश के कण यानी फोटॉन के बाद ये ब्रह्मांड में दूसरे सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कण हैं। इन नोट्स में एक बात जो सामने आई है वो है न्यूट्रिनो ऑसिलेशन। इसका मतलब है कि न्यूट्रिनो यात्रा करते समय अपना प्रकार या जिसे वैज्ञानिक फ्लेवर कहते हैं बदल सकते हैं। इनके 3 प्रकार हैं, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और टाउ। तो एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो अपनी यात्रा के दौरान म्यूऑन या टाउ न्यूट्रिनो में बदल सकता है। और ये खोज भौतिकी के लिए एक भूकंप की तरह थी। हमारा स्टैंडर्ड मॉडल, जो कणों की दुनिया का हमारा सबसे अच्छा नक्शा है, ये मानकर बनाया गया था कि न्यूट्रिनो का कोई द्रव्यमान नहीं होता। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के नियमों के अनुसार कोई कण तभी अपना रूप बदल सकता है जब उसका द्रव्यमान हो। तो जब हमने पाया कि वे फ्लेवर बदलते हैं, तो इसका मतलब था कि उनमें थोड़ा ही सही पर द्रव्यमान है। इसने साबित कर दिया कि हमारा सबसे अच्छा नक्शा भी अधूरा है, और इसने नई भौतिकी के लिए एक दरवाजा खोल दिया। इससे एक सवाल उठता है, अगर ये कण हर चीज के आर पार जा सकते हैं, तो हम जूनो जैसी वेधशालाओं को जमीन के इतने नीचे पहाड़ों के अंदर क्यों बना रहे हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसका कारण है ब्रह्मांडीय शोर। हमारी पृथ्वी पर हर समय अंतरिक्ष से आने वाले अन्य कणों जैसे कॉस्मिक किरणों की बौछार होती रहती है। ये कण हमारे डिटेक्टरों में बहुत ज्यादा शोर पैदा करते हैं, जिससे न्यूट्रिनो के बेहद दुर्लभ संकेतों को पकड़ना लगभग असंभव हो जाता है। इसलिए हम इन वेधशालाओं को जमीन से लगभग 2 किलोमीटर नीचे बनाते हैं। पृथ्वी की चट्टान की मोटी परत एक विशाल फिल्टर के रूप में काम करती है। यह लगभग सभी कॉस्मिक किरणों को रोक देती है, लेकिन न्यूट्रिनो अपने भूतीय स्वभाव के कारण सीधे निकल जाते हैं। तो हम बाकी दुनिया के शोर से छुपकर ब्रह्मांड के सबसे शांत फुसफुसाहटों को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। सतह के नीचे की उस गहरी शांति में वैज्ञानिक इन मायावी भूतकणों के दुर्लभ संकेतों को पकड़ सकते हैं और ब्रह्मांड के कुछ सबसे बड़े रहस्यों, जैसे कि ब्रह्मांड में पदार्थ एंटीमैटर पर क्यों हावी है, के बारे में जान सकते हैं। तो हम ब्रह्मांड से आने वाले कणों को पकड़ रहे हैं, लेकिन क्या होगा अगर हम इससे भी आगे जाएं?
क्या होगा अगर हम ब्रह्मांड के शुरुआती पलों को ही यहाँ पृथ्वी पर फिर से बना सकें? ये हमें हमारे अगले विषय सर्न पर ले जाता है। सर्न यानी यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जो जिनेवा में स्थित है, मानवता की सबसे महत्वाकांक्षी वैज्ञानिक परियोजनाओं में से एक है। इसका एक ही मुख्य उद्देश्य है ये समझना कि आखिर ये दुनिया बनी किस चीज से है और वो मूलभूत कण आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं। और इसके लिए उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी मशीन है, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर या LHC। ये जमीन के 100 मीटर नीचे बनी 27 किलोमीटर लंबी एक गोलाकार सुरंग है। इसमें वो प्रोटॉन जैसे कणों को लगभग प्रकाश की गति तक तेज करते हैं और फिर उन्हें आपस में टकराते हैं ताकि वो ये देख सकें कि पदार्थ के सबसे छोटे टुकड़े क्या हैं। ये वही मशीन है जिसने 2012 में हिग्स बोसॉन की खोज की थी। हिग्स बोसॉन की खोज एक ऐतिहासिक क्षण था। ये कण भौतिकी के स्टैंडर्ड मॉडल की आखिरी लापता पहेली थी। ये वो कण है जो एक अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ा है, जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, और इसी क्षेत्र के साथ इंटरैक्ट करके अन्य कणों को अपना द्रव्यमान मिलता है। इसके बिना ब्रह्मांड में कोई परमाणु, कोई तारे, कोई ग्रह और कोई जीवन नहीं होता। लेकिन सर्न का काम यहीं खत्म नहीं हुआ। नोट्स में एलिस नामक एक और प्रयोग का भी उल्लेख है जो कुछ और भी ज्यादा असाधारण करने की कोशिश कर रहा है। ये क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा का अध्ययन करता है। ये क्या चीज है? ये पदार्थ की एक अत्यधिक गर्म और घनी अवस्था है। माना जाता है कि ब्रह्मांड बिग बैंग के ठीक बाद पहले कुछ माइक्रोसेकंड के लिए इसी अवस्था में मौजूद था। मतलब स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा के नीचे 100 मीटर की गहराई में हम एक मशीन के अंदर उन स्थितियों को फिर से बना रहे हैं जो बिग बैंग के बाद 1 सेकंड के 10 लाखवें हिस्से में मौजूद थी। हम सिर्फ ब्रह्मांड के बारे में पढ़ नहीं रहे हैं, हम उसकी पैदाइश के पहले क्षणों को प्रयोगशाला में दोहरा रहे हैं। 1 मिनट रुकिए। अगर क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा वो अवस्था है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बनने से पहले थी, तो क्या इसका मतलब ये है कि उस पहले माइक्रोसेकंड में पदार्थ को नियंत्रित करने वाले नियम अलग थे? में एक बहुत ही गहरा सवाल है, और यही वो प्रश्न है जिसका उत्तर एलिस जैसे प्रयोग खोजने की कोशिश कर रहे हैं। उस समय प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे कण अभी जमे नहीं थे। उनके मूलभूत घटक क्वार्क और ग्लूऑन एक तरह के सुपर हॉट सूप में स्वतंत्र रूप से घूम रहे थे। उस अवस्था का अध्ययन करके हम उस बल को समझने की उम्मीद करते हैं जो क्वार्क को एक साथ बांधकर उन कणों को बनाता है जिनसे हमारा सारा ब्रह्मांड बना है। यह एक तरह की टाइम मशीन है जो हमें समय की शुरुआत में ले जाती है। ये सब दिमाग चकरा देने वाला है। बिग बैंग को फिर से बनाना, ये आपको उस पदार्थ के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जिसे हम आम तौर पर जानते हैं, जैसे साधारण पदार्थ। नोट्स में इस पर एक खंड है। ये इतना सीधा साधा लगता है, लेकिन शायद है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब हम साधारण पदार्थ या ऑर्डिनरी मैटर कहते हैं तो हमारा मतलब उस हर चीज से होता है जो परमाणुओं से बनी है। और परमाणु, जैसा कि हम स्कूल में पढ़ते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों से बने होते हैं। भौतिक विज्ञानी इसे एक खास नाम देते हैं, बैरियोनिक मैटर। बैरियन भारी कणों का एक परिवार है, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चूंकि हमारे परमाणु इन्हीं से बने हैं, तो जिस भी चीज को हम छू सकते हैं, तारे, ग्रह, पेड़ पौधे और हम इंसान, वो तकनीकी रूप से बैरियोनिक है। ये वो पदार्थ है जो हमारी दुनिया में मायने रखता है। और यहीं पर कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। इन नोट्स में इस बात पर जोर दिया गया है कि डार्क मैटर साधारण पदार्थ नहीं है और न ही डार्क एनर्जी। इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी हम अपने चारों तरफ देखते और महसूस करते हैं, वो ब्रह्मांड का बस एक छोटा सा हिस्सा है। बिल्कुल। और ये आधुनिक विज्ञान की सबसे चौंकाने वाली और विनम्र करने वाली सच्चाइयों में से एक है। हमारे सबसे अच्छे अनुमानों के अनुसार पूरे ब्रह्मांड का केवल 5% हिस्सा ही इस साधारण बैरियोनिक पदार्थ से बना है, जिससे हम और हमारी दुनिया बनी है। केवल 5%। तो बाकी 95% क्या है? बाकी का लगभग 27% डार्क मैटर है। ये एक रहस्यमयी पदार्थ है जिसका हम केवल गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पता लगा सकते हैं। यह आकाशगंगाओं को एक साथ बांधे रखता है, लेकिन यह प्रकाश के साथ कोई इंटरैक्शन नहीं करता, इसलिए हम इसे सीधे नहीं देख सकते। और बाकी का 68% डार्क एनर्जी है, जो और भी ज्यादा रहस्यमयी है। ये एक अज्ञात शक्ति है जो स्पेस टाइम के ताने बाने में ही निहित है और जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही है। तो इसका मतलब है कि हम जिस दुनिया को अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं,
वो ब्रह्मांड की पूरी कहानी का एक बहुत छोटा सा लगभग अप्रासंगिक अध्याय है। जो हम जानते हैं मतलब साधारण पदार्थ, और जो हम नहीं जानते यानी डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, इनके बीच का अंतर ही आधुनिक भौतिकी का सबसे बड़ा रहस्य है। सही कहा। हम ब्रह्मांड के विशाल अंधेरे महासागर में तैरते हुए 5% पदार्थ के एक छोटे से द्वीप पर रहते हैं, और हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बाकी का महासागर किस चीज से बना है। ये हमें याद दिलाता है कि विज्ञान की यात्रा में हम अभी भी कितने शुरुआती दौर में हैं। तो आज की इस चर्चा का सार क्या है? हमने एक अविश्वसनीय यात्रा की है। हमने देखा कि कैसे लाइगो जैसी वेधशालाएं विशाल ब्लैक होल के विलय की ब्रह्मांडीय गूंज को सुन रही हैं। हमने जूनो जैसे भूमिगत डिटेक्टरों के बारे में बात की, जो सूर्य और सुदूर आकाश गंगाओं से आने वाले मायावी भूतक कणों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हम सर्न गए, जहां LHC जैसी विशाल मशीनें समय को पीछे ले जाकर बिग बैंग के ठीक बाद के क्षणों को फिर से बना रही हैं, ताकि पदार्थ के मूलभूत नियमों को समझा जा सके। और इस सब के अंत में हमें ये विनम्र करने वाली सच्चाई पता चली कि वो सब कुछ जिसे हम जानते हैं और जिससे हम बने हैं, साधारण पदार्थ, वो वास्तव में ब्रह्मांड का केवल 5% है। यह एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाता है। अगर हम जो कुछ भी जानते हैं, जो कुछ भी हमने आज तक खोजा है, वो ब्रह्मांड का सिर्फ एक छोटा सा अंश है, तो उन अज्ञात हिस्सों में, मतलब 95% डार्क मैटर और डार्क एनर्जी में, कौन से नए सिद्धांत और वास्तविकताएं छुपी हो सकती हैं? यही सबसे रोमांचक सवाल है। क्या वहां भौतिकी के ऐसे नियम काम करते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते? क्या डार्क मैटर उन कणों से बना है जो हमारी दुनिया के कणों के साथ कभी इंटरैक्ट नहीं करते? क्या डार्क एनर्जी की प्रकृति हमें ब्रह्मांड के अंतिम भाग्य के बारे में कुछ बताएगी? तो आज हमारे सामने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से जुड़े कई दिलचस्प विषय हैं, और इन्हें देखकर एक बात तो साफ है, अब कहानी सिर्फ रॉकेट लॉन्च करने तक सीमित नहीं रही है। बिल्कुल। अब कहानी है अपने ग्रह को एक नई नज़र से देखने की, चांद और सूरज तक पहुंचने की, और अंतरिक्ष में एक पूरी नई अर्थव्यवस्था बनाने की। बिल्कुल। और इस कहानी का जो पहला अध्याय है वो है पृथ्वी को समझना। इसी सिलसिले में निसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार मिशन बहुत अहम हो जाता है। निसार जी, ये नाम ही बताता है कि ये भारत और अमेरिका का एक बड़ा साझा प्रोजेक्ट है। सिंथेटिक एपर्चर रेडार, ये किसी आम कैमरे से कैसे अलग है? क्या ये सिर्फ एक बहुत शक्तिशाली कैमरा है? इसे कैमरा कहना ठीक नहीं होगा। ये दरअसल रेडार तकनीक पर काम करता है। अच्छा, मतलब ये अपनी रेडियो तरंगे भेजता है और फिर उनके टकराकर वापस आने का इंतजार करता है। ओके। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये 2 तरह की तरंगों का इस्तेमाल करता है, L बैंड और S बैंड। डुअल बैंड। जी, इसका नतीजा ये है कि ये बादलों के पार भी देख सकता है, घने जंगलों के अंदर भी झांक सकता है, और दिन हो या रात इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये पृथ्वी के लिए एक तरह का एक्सरे विजन है जो हर मौसम में हर समय काम करता है। तो इस सुपरविजन से हम असल में देखना क्या चाहते हैं? देखिए, हम पृथ्वी की सतह में होने वाले बहुत ही मामूली बदलावों को देखना चाहते हैं, जैसे किसी भूकंप से पहले जमीन में होने वाली इंच भर की हरकत। अच्छा। या फिर ग्लेशियर किस रफ्तार से पिघल रहे हैं, या हमारी जमीन के नीचे पानी का स्तर कहाँ जा रहा है। ये डेटा, ये जलवायु परिवर्तन के असर को समझने और जोशीमठ जैसे भूस्खलन के खतरों की भविष्यवाणी करने में गेम चेंजर साबित हो सकता है। और इस तरह लगातार पूरी पृथ्वी पर नजर रखने के लिए सैटेलाइट को एक खास रास्ते पर चलना पड़ता होगा। यहीं पर वो ध्रुवीय कक्षा या पोलर ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट आता है ना? एकदम सही। इसे आप ऐसे समझिए कि जैसे आप किसी संतरे को छील रही हैं ताकि कोई भी हिस्सा ना छूटे। ध्रुवीय कक्षा में सैटेलाइट ध्रुवों के ऊपर से गुजरता है और नीचे पृथ्वी घूमती रहती है। कुछ ही दिनों में वो सैटेलाइट पूरी धरती का चक्कर लगा लेता है और हर कोने को स्कैन कर लेता है। निसार जैसे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स के लिए ये सबसे बेहतरीन रास्ता है। तो एक तरफ हम पृथ्वी की सेहत पर नजर रख रहे हैं और दूसरी तरफ पृथ्वी पर अपनी जगह को और सटीक बना रहे हैं। मैं नाविक की बात कर रही हूँ। क्या ये कहना सही है कि ये भारत का अपना जीपीएस है? हाँ, आम भाषा में कह सकते हैं, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण फर्क है। जीपीएस एक ग्लोबल सिस्टम है, मतलब पूरी दुनिया के लिए। पूरी दुनिया के लिए, हाँ। जबकि नाविक एक क्षेत्रीय प्रणाली है। ये खास तौर पर भारत और उसकी सीमाओं से 1500 किलोमीटर तक के इलाके के लिए डिजाइन की गई है। तो इसका असल मकसद क्या है? इसका असली मकसद रणनीतिक है। अपनी सेना, जहाज़ों और आपदा प्रबंधन के लिए
किसी दूसरे देश के सिस्टम पर निर्भर न रहना, ये हमारी रणनीतिक आज़ादी का प्रतीक है एक तरह से। ये तो हुई पृथ्वी की बात, लेकिन हमारी नजरें तो हमेशा से ऊपर रही हैं तारों की ओर, और उस दिशा में चंद्रयान 3 एक मील का पत्थर था। सिर्फ लैंडिंग ही नहीं बल्कि दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग ने इसे खास बना दिया। बिल्कुल, दक्षिणी ध्रुव पर इसलिए क्योंकि वहां हमेशा अंधेरे में रहने वाले क्रेटर्स में पानी के बर्फ के रूप में मौजूद होने की पक्की संभावना है, जहां कभी सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। जी। और भविष्य में चांद पर इंसानी बस्तियां बसाने के लिए पानी सोने से भी ज्यादा कीमती होगा। लेकिन चंद्रयान 3 की सफलता सिर्फ इस खोज के लिए नहीं थी। ये चंद्रयान 2 की नाकामी के बाद हमारी जबरदस्त वापसी की कहानी भी है। बिल्कुल। इसने साबित किया कि हम जटिल से जटिल तकनीक, जैसे किसी दूसरे ग्रह पर सॉफ्ट लैंडिंग, में महारत हासिल कर सकते हैं। और चांद या मंगल जैसे मिशनों के लिए हमें सामान्य रॉकेट से कहीं ज्यादा ताकत चाहिए। यहीं पर क्रायोजेनिक इंजन की भूमिका आती है। ये नाम सुनने में बहुत जटिल लगता है। इसे सरल बनाते हैं। क्रायोजेनिक का मतलब है बेहद ठंडा। इस इंजन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तरल रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लिक्विड फॉर्म में। जी, जिसके लिए उन्हें -253 और -183 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करना पड़ता है। ऐसा करने से बहुत कम जगह में बहुत ज्यादा ईंधन भरा जा सकता है, और जब ये जलता है तो जबरदस्त ताकत पैदा होती है। इसे ऐसे समझे कि एक छोटी सी बोतल में किसी तूफान को बंद कर दिया हो। हाँ, कुछ वैसा ही। GSLV जैसे हमारे सबसे शक्तिशाली रॉकेट इसी तकनीक से उड़ते हैं। तो ये तूफानी ताकत हमें चांद तक ले गई, और अब हम अपने सबसे करीबी तारे यानी सूरज की ओर देख रहे हैं आदित्य L1 मिशन के साथ। इसकी सबसे दिलचस्प बात है इसकी लोकेशन, लैग्रांज पॉइंट L1। हाँ, लैग्रेंज पॉइंट अंतरिक्ष में एक तरह के पार्किंग स्पॉट्स हैं। पार्किंग स्पॉट? जी। L1 पॉइंट पर सूरज और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो एक दूसरे को संतुलित कर देता है। अच्छा, तो इसका फायदा क्या होता है? फायदा ये है कि यहाँ सैटेलाइट को टिके रहने के लिए ज्यादा मेहनत यानी ज्यादा ईंधन खर्च नहीं करना पड़ता। और सबसे बड़ी बात, यहाँ से सूरज पर बिना किसी ग्रहण या रुकावट के 24 घंटे नजर रखी जा सकती है। और ये वहां से सूरज की किन गतिविधियों पर नजर रख रहा है? ये सौर ज्वालाओं यानी सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन पर नजर रख रहा है। CMEs? जी, CMEs। ये सूरज से निकलने वाले ऊर्जा के विशाल विस्फोट हैं। ये अंतरिक्ष के मौसम को बनाते बिगाड़ते हैं। एक बड़ा सौर तूफान पृथ्वी पर हमारे सैटेलाइट नेटवर्क, GPS और बिजली ग्रिड तक को ठप कर सकता है। आदित्य L1 हमें इन तूफानों की पूर्व चेतावनी देने में मदद करेगा। सूरज और चांद के बाद जाहिर है कि अगला कदम इंसान का खुद अंतरिक्ष में जाना है, और इसी बड़े सपने का नाम है गगनयान। गगनयान सिर्फ 3 भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजकर वापस लाने का मिशन नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये भारत की उस क्षमता का प्रदर्शन है जिससे हम इंसानों को अंतरिक्ष में जीवित रखने वाली तकनीकें बना सकते हैं, जैसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम और री एंट्री कैप्सूल। ये मिशन भविष्य में भारत के अपने स्पेस स्टेशन और गहरे अंतरिक्ष के इंसानी मिशनों का दरवाजा खोलेगा। तो ये सिर्फ एक तकनीकी छलांग नहीं है, बल्कि एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित करने वाला मिशन है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि जहां भारत अभी अपने पहले व्योमनॉट्स को भेजने की तैयारी कर रहा है, वहीं दुनिया में एक नया दौर शुरू हो चुका है निजी अंतरिक्ष यात्राओं का। एक्सियोम 4 मिशन इसी का एक उदाहरण है। एकदम। एक्सियोम 4 एक निजी कंपनी का मिशन है जो पैसे लेकर लोगों को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की सैर कराता है। अच्छा, ये तो अंतरिक्ष की व्यवसायीकरण की शुरुआत है। जी। अब अंतरिक्ष सिर्फ सरकारों और वैज्ञानिकों की जगह नहीं रह गया है। ये पर्यटन, अनुसंधान और व्यापार के लिए एक नया बाजार बन रहा है। इसी नए बाजार का एक और बड़ा उदाहरण है सैटेलाइट इंटरनेट। स्टारलिंक जैसी कंपनियां हजारों सैटेलाइट्स का जाल बिछा रही हैं। हाँ, और ये भारत जैसे देश के लिए क्रांतिकारी हो सकता है। सोचिए, लद्दाख के दूर दराज के गांव या समुद्र के बीच में मौजूद जहाज, जहां ऑप्टिकल फाइबर नहीं पहुंच सकता। बिल्कुल, वहां भी हाई स्पीड इंटरनेट मिल सकता है। ये शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार के लिए अनगिनत संभावनाएं पैदा करेगा। लेकिन इस नई स्पेस इकोनॉमी को चलाने के लिए सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च करना काफी नहीं है, उन्हें अंतरिक्ष में मैनेज भी करना होगा। शायद यहीं पर स्पैडेक्स जैसे मिशन काम आते हैं। एकदम। स्पैडेक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। ये अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट का दूसरे से जुड़ने की तकनीक को परखने का मिशन है। डॉकिंग तकनीक? जी।
भविष्य में अगर हमें किसी सैटेलाइट में ईंधन भरना हो, उसकी मरम्मत करनी हो या अंतरिक्ष में ही एक बड़े स्पेस स्टेशन को छोटे-छोटे हिस्सों में जोड़कर बनाना हो, तो डॉकिंग की तकनीक में महारत हासिल करना जरूरी है। स्पैडेक्स उसी दिशा में एक अहम कदम है। तो ये सब मिलकर एक बहुत ही रोमांचक भविष्य की तस्वीर बनाते हैं। लेकिन इस भीड़-भाड़ वाले अंतरिक्ष में कुछ बड़े खतरे भी तो होंगे। सबसे पहला तो हमारा अपना फैलाया हुआ कचरा है, अंतरिक्ष मलबा। स्पेस डेब्री ये आज के समय में अंतरिक्ष मिशनों के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है। पुराने बेकार सैटेलाइट, रॉकेट के टुकड़े, यहां तक कि पेंट के छोटे-छोटे कण भी गोली से 10 गुना ज्यादा रफ्तार से पृथ्वी का चक्कर काट रहे हैं। 10 गुना ज्यादा रफ्तार से? जी। एक छोटा सा टुकड़ा भी किसी काम कर रहे सैटेलाइट या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए घातक हो सकता है। जैसे जैसे लॉन्च बढ़ रहे हैं, ये समस्या और गंभीर होती जा रही है। और प्राकृतिक खतरे भी हैं इसके अलावा। ब्रह्मांड में कुछ बहुत ही अजीब और विशाल चीजें भी हैं जिनके बारे में हम अभी जानना शुरू कर रहे हैं, जैसे ब्राउन ड्वार्फ। ब्राउन ड्वार्फ को असफल तारे कहा जा सकता है। असफल तारे? हाँ, ये ग्रहों से बहुत बड़े होते हैं, लेकिन इतने भी बड़े नहीं हो पाते कि अपने केंद्र में न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू कर सकें, जो किसी तारे को उसकी चमक और ऊर्जा देता है। ये ब्रह्मांड के वो सदस्य हैं जो स्टार बनने से चूक गए। और सुपर अर्थ्स के बारे में भी काफी चर्चा होती है। क्या ये रहने लायक ग्रह हैं? सुपर अर्थ ऐसे ग्रह हैं जो हमारी पृथ्वी से बड़े हैं, लेकिन नेपच्यून जैसे गैस के गोलों से छोटे हैं। ये चट्टानी हो सकते हैं और कुछ अपने तारे से सही दूरी पर भी हैं, जहां पानी तरल अवस्था में रह सकता है। तो मतलब जीवन की संभावना हो सकती है। हाँ, इसीलिए खगोलविदों की इनमें गहरी दिलचस्पी है। ये जीवन की खोज के लिए सबसे अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे शक्तिशाली उपकरण इन्हीं ग्रहों के वायुमंडल का अध्ययन कर रहे हैं। और फिर है एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिएंट्स या ENTs। ये नाम ही बताता है कि ये कुछ बहुत ही विस्फोटक होगा। ये ब्रह्मांड के सबसे ऊर्जावान विस्फोटों में से एक हैं। ये इतने चमकदार होते हैं कि कुछ हफ्तों के लिए अपनी पूरी आकाशगंगा से भी ज्यादा रोशन हो जाते हैं। पूरी आकाशगंगा से भी ज्यादा? जी। वैज्ञानिक अभी भी पूरी तरह से नहीं जानते कि इनका कारण क्या है, लेकिन माना जाता है कि ये किसी विशाल तारे के ब्लैक होल में समाने जैसी किसी प्रलयंकारी घटना का नतीजा हो सकता है। तो कुल मिलाके हम एक ऐसे युग में हैं जहां एक तरफ भारत जैसी नई शक्तियां अपनी तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन कर रही हैं, निजी कंपनियां अंतरिक्ष को एक बाजार बना रही हैं, और जेम्स वेब जैसी दूरबीनें हमें ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों के और करीब ले जा रही हैं। सही कहा, ये एक मिला-जुला परिदृश्य है। नमस्कार और स्वागत है। आज हम स्वास्थ्य और चिकित्सा की दुनिया में जो कुछ बड़ी हलचलें हुई हैं, उन पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। जी बिल्कुल। और हमारे पास मतलब बीमारियों से लेके जो भविष्य की तकनीकें हैं उन तक काफी जानकारी है। हाँ, और हमारा मिशन यही है कि इन जटिल विषयों को थोड़ा सुलझाएं, समझें कि इनका हमारे लिए क्या मतलब है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से हमें उन बीमारियों से शुरू करना चाहिए जो आज भी एक, आप कह सकते हैं कि एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। बिल्कुल। तो सूची में सबसे पहला नाम जहां तक मैंने देखा है वो है क्षय रोग, मतलब टीबी। जी, टीबी तो मतलब सदियों पुरानी बीमारी है। ये आज भी इतनी बड़ी खबर क्यों है? ये आज भी एक बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि यह दुनिया की सबसे घातक संक्रामक बीमारियों में से एक बनी हुई है। अच्छा। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया से होती है और इसका सबसे खतरनाक पहलू ये है कि ये हवा से फैलती है। हवा से? हाँ। जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता है या छींकता है तो ये बैक्टीरिया हवा में फैल जाते हैं और कोई भी स्वस्थ व्यक्ति सांस के जरिए संक्रमित हो सकता है। ओहो, इसीलिए ये इतनी तेजी से फैलता है। मैंने पढ़ा है कि भारत ने 2025 तक टीबी को खत्म करने का एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है। जी, बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, वैश्विक लक्ष्य से भी 5 साल पहले का। तो क्या ये हो सकता है? मतलब क्या ये यथार्थवादी लगता है? देखिए, इसके लिए राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम यानी NTP चल रहा है, लेकिन चुनौतियां कम नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती है मरीजों की पहचान करना और फिर ये पक्का करना कि वो अपना इलाज पूरा करें, जो कई महीनों तक चलता है ना? हाँ बिल्कुल। और यहीं पर एक और बड़ी समस्या आती है, MDR टीबी। MDR टीबी, ये क्या है? मल्टी ड्रग प्रतिरोधी टीबी। इसे ऐसे समझिए कि जब कोई मरीज इलाज बीच में ही छोड़ देता है तो बैक्टीरिया वो दवाओं के खिलाफ लड़ना सीख जाते हैं। अच्छा। वो खुद को बदल लेते हैं, फिर उन पर सामान्य दवाओं का कोई असर नहीं होता।
इसका इलाज बहुत लंबा, बहुत महंगा और मुश्किल है। ये टीबी उन्मूलन की राह में एक बहुत बड़ा रोड़ा है। समझ गया। टीबी के बाद एक और बीमारी जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, HIV। हाँ, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये शरीर पर हमला कैसे करता है? HIV सीधे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर, मतलब बीमारियों से लड़ने वाली हमारी सेना पर ही हमला करता है। ओके। ये खास तौर पर CD4 कोशिकाओं को निशाना बनाता है, जो हमारी इम्यूनिटी के जनरल की तरह हैं। जब ये जनरली खत्म होने लगते हैं तो शरीर छोटे-मोटे संक्रमणों से भी नहीं लड़ पाता। और इसके फैलने को लेकर आज भी बहुत गलतफहमियां हैं। क्या आप बता सकती हैं कि ये फैलता कैसे है? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। ये मुख्य रूप से असुरक्षित यौन संपर्क से, संक्रमित खून चढ़ाने से या फिर संक्रमित सुइयों के इस्तेमाल से फैलता है। और माँ से बच्चे को भी हो सकता है? जी, संक्रमित माँ से उसके बच्चे में भी जा सकता है, लेकिन ये छूने, साथ खाने या हवा से बिल्कुल नहीं फैलता। तो क्या इसका कोई इलाज है? देखिए, स्थायी इलाज तो नहीं है, पर एक बहुत ही असरदार उपचार है। उसे ART यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी कहते हैं। ART? हाँ, ये दवाइयाँ वायरस को शरीर में बढ़ने से रोक देती हैं। ART की मदद से HIV संक्रमित व्यक्ति एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी जी सकता है। ये तो बहुत बड़ी राहत की बात है। चलिए, कुछ और बीमारियों पर नजर डालते हैं। सूची में अगला नाम है ट्रैकोमा। मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सुना। ट्रैकोमा आँखों का एक बैक्टीरियल संक्रमण है और चिंता की बात यह है कि ये दुनिया भर में अंधेपन का एक प्रमुख कारण है जिसे रोका जा सकता है। अच्छा, इसे रोका जा सकता है? जी, साफ सफाई और एंटीबायोटिक दवाओं से इसका इलाज हो सकता है, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण ये आज भी एक समस्या है। और हेपेटाइटिस, इसके तो कई प्रकार सुने हैं मैंने, A, B, C। हाँ, हेपेटाइटिस के 5 मुख्य प्रकार हैं, A, B, C, D और E। ये सभी लिवर में सूजन पैदा करते हैं। इनमें सबसे खतरनाक कौन से हैं? हेपेटाइटिस B और C, क्योंकि A और E तो दूषित पानी या भोजन से फैलते हैं और आमतौर पर ठीक हो जाते हैं, लेकिन B और C लंबे समय तक शरीर में रहकर क्रॉनिक लिवर की बीमारी, सिरोसिस और यहाँ तक कि लिवर कैंसर भी कर सकते हैं। हाल ही में एमपॉक्स या मंकी पॉक्स की बहुत चर्चा थी। जी, एमपॉक्स एक वायरल जूनोटिक रोग है, मतलब ये जानवरों से इंसानों में आया है। ये चेचक के वायरस परिवार का ही है, लेकिन उतना गंभीर नहीं है। और ये फैलता कैसे है? ये किसी संक्रमित व्यक्ति के बहुत करीबी संपर्क में आने से, जैसे त्वचा से त्वचा के संपर्क से फैलता है। ठीक है। और इस सूची में आखिरी बीमारी है HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। सही कहा ना मैंने? बिल्कुल। HPV एक बहुत ही आम वायरस है, लेकिन इसका सबसे बड़ा खतरा ये है कि ये सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसकी वैक्सीन है। जी, और ये बहुत प्रभावी वैक्सीन है जो सर्वाइकल कैंसर को होने से ही रोक सकती है। ये विज्ञान की एक बहुत बड़ी जीत है। विज्ञान की जीत की बात की है तो चलिए इसी से जुड़ा अगला विषय लेते हैं, फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार। ये आमतौर पर किस तरह की खोजों के लिए दिया जाता है? ये पुरस्कार चिकित्सा अनुसंधान में किसी ऐसी बड़ी सफलता के लिए दिया जाता है जो मानव जीव विज्ञान के बारे में हमारी समझ को ही बदल दे। मतलब जरूरी नहीं कि वो किसी बीमारी का इलाज ही हो। बिल्कुल जरूरी नहीं। कई बार ये किसी ऐसे जैविक तंत्र की खोज के लिए भी मिलता है जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा शरीर काम कैसे करता है। ये उन बुनियादी खोजों का सम्मान है जो भविष्य के इलाजों की नींव रखती हैं। बुनियादी समझ। और जब हम अपनी मौजूदा दवाओं के असर को समझने में नाकाम होते हैं तो एक बड़ी समस्या पैदा होती है, AMR। इसका क्या मतलब है? AMR यानी रोगाणु रोधी प्रतिरोध, या जिसे हम आम भाषा में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। हाँ। ये आज के समय की सबसे गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक है। सीधे शब्दों में इसका मतलब है कि बैक्टीरिया और वायरस इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि जिन दवाओं से पहले उनका इलाज होता था, अब उन पर उनका कोई असर नहीं होता। और ऐसा होता क्यों है? क्या दवाइयाँ कमजोर हो गई हैं? नहीं, दवाइयाँ कमजोर नहीं हुई, बल्कि सूक्ष्मजीव ज्यादा चालाक हो गए हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है एंटीबायोटिक दवाओं का अंधाधुंध इस्तेमाल। जैसे जरा सी खांसी जुकाम में एंटीबायोटिक ले लेना। बिल्कुल, या फिर डॉक्टर का बताया कोर्स पूरा न करना। इन सब वजहों से बैक्टीरिया को इन दवाओं से लड़ने और जीतने का मौका मिल जाता है। इसे एक साइलेंट पैंडेमिक
यानी मूक महामारी भी कहा जा रहा है। ये तो बहुत डरावना है। तो क्या हम दवाओं के इस्तेमाल को बेहतर बनाने के लिए कुछ कर रहे हैं? मैंने फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस या FDCs के बारे में पढ़ा है। हाँ, FDCs इसी दिशा में एक बहुत ही स्मार्ट कदम है। FDC का मतलब है एक ही गोली या खुराक में 2 या 2 से ज्यादा दवाइयों का मिश्रण। इसका क्या फायदा है? सुनने में तो बस एक सुविधा लगती है। ये सुविधा से कहीं बढ़कर है। इसका सबसे बड़ा फायदा है अनुपालन या कंप्लायंस। सोचिए, पहले टीबी के मरीज को दिन में 8-10 अलग-अलग गोलियां खानी पड़ती थी। बाप रे। हाँ, कई बार वो कोई गोली लेना भूल जाते थे, जिससे इलाज अधूरा रह जाता था और MDR टीबी का खतरा बढ़ जाता था। FDC ने इसे एक गोली में समेटकर इलाज को बेहद आसान और असरदार बना दिया है। सही बात है। दवाओं के स्मार्ट तरीके से अब हम दवाओं के भविष्य यानी टीकों पर आते हैं। एडफाल्सीवैक्स, ये क्या है? एडफाल्सीवैक्स मलेरिया की वैक्सीन का एक उम्मीदवार है। मलेरिया के खिलाफ एक प्रभावी टीका बनाना दशकों से एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। क्यों? क्योंकि मलेरिया का परजीवी बहुत जटिल होता है, इसलिए इस क्षेत्र में कोई भी छोटी सी प्रगति एक बड़ी खबर होती है। और टीकों की बात हो और mRNA का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। हम सुन रहे हैं कि mRNA टीके अब कैंसर के इलाज में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। ये कैसे काम करता है? ये चिकित्सा में क्रांति की तरह है। पारंपरिक कीमोथेरेपी कैंसर कोशिकाओं के साथ साथ स्वस्थ कोशिकाओं को भी नुकसान पहुंचाती है। हाँ, उसके साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं। बिल्कुल, लेकिन व्यक्तिगत mRNA वैक्सीन बहुत सटीक होती है। ये आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को सिखाती है कि कैंसर कोशिकाओं पर एक खास निशान को कैसे पहचाने और सिर्फ उन्हीं पर हमला करें। वाह, एक तरह से शरीर की अपनी सेना को ही ट्रेनिंग देना। बिल्कुल सही। ये तो कमाल है। लेकिन ये सारी तकनीकें तभी काम करेंगी जब हमारे पास इन्हें लोगों तक पहुंचाने के लिए एक मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली हो। इस दिशा में कुछ बड़ी पहल क्या है? वैश्विक स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण है WHO महामारी समझौता, पैंडेमिक अकॉर्ड। जी। कोविड-19 ने हमें सिखाया कि कोई भी देश अकेले महामारी से नहीं लड़ सकता। इस समझौते का उद्देश्य भविष्य की महामारियों के लिए दुनिया को बेहतर तरीके से तैयार करना है। और भारत के स्तर पर? भारत में सार्वभौम टीकाकरण कार्यक्रम यानी UIP एक बहुत बड़ी पहल है। ये दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक है। हाँ, इसके तहत बच्चों को मुफ्त टीके लगते हैं। जी, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को लगभग 12 जानलेवा बीमारियों के खिलाफ मुफ्त टीके लगाए जाते हैं। इसने शिशु मृत्यु दर को कम करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मैंने राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन के बारे में भी सुना है। ये एक स्वास्थ्य या वन हेल्थ का क्या मतलब है? एक स्वास्थ्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। ये मानती है कि इंसानों का स्वास्थ्य जानवरों के स्वास्थ्य और हमारे पर्यावरण के स्वास्थ्य से अलग नहीं है। ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे कोविड और एमपॉक्स जानवरों से आई? बिल्कुल, कोविड, इबोला, एमपॉक्स ये सब बीमारियां जानवरों से इंसानों में आई हैं। इसलिए अगर हमें इंसानों को सुरक्षित रखना है तो हमें जानवरों और पर्यावरण को भी स्वस्थ रखना होगा। ये मिशन इसी सोच पर काम करता है। ये तो बिल्कुल सही बात है। चलिए अब कुछ खास चिकित्सा तकनीकों पर आते हैं। सबसे पहले मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ये क्या होती हैं? एंटीबॉडीज तो आप जानते हैं, हमारे शरीर के प्रोटीन जो कीटाणुओं से लड़ते हैं। जी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज या MBS प्रयोगशाला में बनाई गई कृत्रिम एंटीबॉडीज हैं, लेकिन इनकी खासियत ये है कि ये गाइडेड मिसाइल की तरह होती हैं। गाइडेड मिसाइल? हाँ, इन्हें किसी एक खास लक्ष्य पर, जैसे किसी वायरस के प्रोटीन या कैंसर सेल की सतह पर हमला करने के लिए डिजाइन किया जाता है। ये बहुत सटीक होती हैं और स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान नहीं पहुंचाती। एक और नाम जो सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, स्पार्क थेरेपी। हाँ, स्पार्क थेरेपी कैंसर के इलाज के लिए एक बहुत ही उन्नत प्रोटॉन थेरेपी है। पारंपरिक रेडिएशन में एक्सरे का उपयोग होता है, जो ट्यूमर के आर पार निकल जाती हैं और रास्ते में आने वाले स्वस्थ ऊतकों को भी नुकसान पहुंचाती हैं। अच्छा। लेकिन प्रोटॉन थेरेपी में प्रोटॉन बीम को ठीक ट्यूमर पर जाकर रुकने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। इससे आसपास के स्वस्थ अंगों को रेडिएशन से बचाया जा सकता है। आजकल वजन घटाने वाली दवाओं की भी बहुत चर्चा है। जी, और नई पीढ़ी की ये दवाइयाँ काफ़ी प्रभावी साबित हो रही हैं। ये उन हार्मोनों को नियंत्रित करती हैं जो हमारी भूख और पेट भरने की भावना को नियंत्रित करते हैं। मतलब ये दिमाग पर असर करती हैं? एक तरह से हाँ,
ये मस्तिष्क को संकेत देती हैं कि पेट भर गया है, जिससे व्यक्ति कम खाता है। इन सब हाईटेक चीजों के बीच एक बहुत ही सामान्य सी चीज का भी जिक्र है, ORS। और इसका जिक्र होना बहुत जरूरी है। ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स 20वीं सदी की सबसे बड़ी चिकित्सा खोजों में से एक है। सच में? बिल्कुल। ये नमक और चीनी का एक साधारण घोल है, लेकिन इसने डायरिया और हैजा से होने वाले निर्जलीकरण से दुनिया भर में करोड़ों बच्चों की जान बचाई है। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि सबसे प्रभावी समाधान कभी-कभी सबसे सरल होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक विषय जिस पर हमेशा स्पष्टता की जरूरत होती है वो है मधुमेह यानी डायबिटीज। इसके मुख्य प्रकार कौन-कौन से हैं? मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं। टाइप 1 जो एक ऑटो इम्यून बीमारी है, जिसमें शरीर इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। ये अक्सर बचपन में शुरू होती है। और टाइप 2? टाइप 2 सबसे आम है। इसमें शरीर या तो पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनाता या उसका सही से उपयोग नहीं कर पाता। ये अक्सर जीवन शैली से जुड़ी होती है। और तीसरा है गर्भकालीन मधुमेह, जो कुछ महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान होता है। ठीक है। इन सब इलाजों के अलावा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना जरूरी है। ट्रांस फैट क्या हैं और ये क्यों खतरनाक हैं? ट्रांस फैट कृत्रिम रूप से बनाए गए वसा हैं, जिन्हें खाद्य उत्पादों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बेक्ड सामान, फ्राइड फूड, इन सब में पाए जाते हैं। और ये खतरनाक क्यों हैं? क्योंकि ये बुरे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, जिससे हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए कई देश इन पर बैन लगा रहे हैं। और आखिर में ये 3x35 पहल क्या है? ये विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की एक पहल है। इसका लक्ष्य 2035 तक गैर संचारी रोगों जैसे हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह से होने वाली समय से पहले मौतों में 1/3 की कमी लाना है। वाह, ये तो स्वास्थ्य जगत का एक पूरा चक्कर हो गया। चलिए एक बार मुख्य बातों को तेजी से दोहरा लेते हैं। जरूर। टीबी, हवा से फैलने वाला एक बैक्टीरियल रोग। सबसे बड़ा खतरा MDR TB। HIV, एक वायरस जो प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है पर ART से नियंत्रित हो सकता है। AMR, एंटीबायोटिक दवाओं का बेअसर होना। एक मूक महामारी। HPV, सर्वाइकल कैंसर से जुड़ा वायरस, जिसे वैक्सीन से रोका जा सकता है। एक स्वास्थ्य। इंसान, जानवर और पर्यावरण का स्वास्थ्य सब आपस में जुड़ा है। और mRNA वैक्सीन? ये एक जेनेटिक निर्देश है जो शरीर की अपनी सेना को बीमारियों से लड़ने के लिए ट्रेनिंग देता है। बिल्कुल। तो आज हम भारत के जो आधुनिक सुरक्षा कवच हैं उसकी परतें खोलने वाले हैं। ठीक। हम सिर्फ मिसाइलों और जहाज़ों की एक लिस्ट नहीं देखेंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि आसमान में एक अदृश्य किला कैसे बन रहा है। हाँ। समुद्र में जो मूक शिकारी हैं वो कैसे काम करते हैं, और भविष्य के हथियार आज की हकीकत कैसे बन रहे हैं। ठीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस किले की पहली और सबसे जरूरी दीवार से, हमारे आसमान के पहरेदारों से। बिल्कुल। और देखिए, ये पहरेदार हैं हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स, या जिसे हम ADS कहते हैं। इसका काम बहुत सीधा है, हमारे हवाई क्षेत्र को किसी भी तरह के खतरे से बचाना। किसी भी तरह के खतरे से? हाँ, चाहे वो दुश्मन का लड़ाकू विमान हो, कोई ड्रोन हो, या फिर तेजी से आती हुई क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें। तो इसे हम एक तरह की हवाई छतरी कह सकते हैं, एक सुरक्षा कवच। हाँ। पर ये काम कैसे करता है असल में? ऐसा तो है नहीं कि आसमान में कोई लोहे की चादर बिछी है। ये कोई चादर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम है। इसके 3 मुख्य हिस्से हैं। 3 हिस्से? हाँ। पहला है आंखें यानी रडार, जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही आने वाले खतरे को देख लेता है। ओके। दूसरा है इसका दिमाग यानी कमांड और कंट्रोल सिस्टम। ओके। ये रडार से मिली जानकारी को परखता है, खतरे की पहचान करता है और फिर फैसला लेता है। ओके। और तीसरा है मुक्का यानी इंटरसेप्टर मिसाइलें। अच्छा। जिन्हें दिमाग के आदेश पर खतरे को हवा में ही नष्ट करने के लिए दागा जाता है। आंखें, दिमाग और मुक्का, ये समझने में तो बहुत आसान है, लेकिन मैंने एक और शब्द सुना है, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम, IADWS। ये क्या इसी सिस्टम का कोई अपग्रेडेड वर्जन है? देखिए, ये अपग्रेड से कहीं ज्यादा है। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। ओके। आप सोचिए, अगर दुश्मन का हमला बहुत बड़ा हो और कोई एक मिसाइल आपकी पहली सुरक्षा को भेद दे तो क्या होगा? IADS इसी अगर का जवाब है। ये एक बहुस्तरीय मतलब मल्टी लेयर्ड रक्षा प्रणाली है। मल्टी लेयर्ड? हाँ, एक प्याज की तरह जिसमें कई परतें होती हैं। अच्छा, मतलब सुरक्षा की एक नहीं बल्कि कई दीवारें हैं। बिल्कुल। एक लंबी दूरी की दीवार, फिर एक मध्यम दूरी की, और फिर बिल्कुल करीब आने पर एक छोटी दूरी की दीवार। तो कोई भी हमलावर इन तीनों परतों से बचकर निकल जाए, इसकी संभावना बहुत बहुत कम हो जाती है। और ये काम कैसे करता है? ये सिस्टम 3 सिद्धांतों पर काम करता है। डिटेक्ट यानी खतरे का पता लगाओ, डिटेक्ट, ट्रैक यानी उस पर लगातार नजर रखो, और इंटरसेप्ट यानी सही मौके पर उसे नष्ट कर दो। डिटेक्ट,
ट्रैक, इंटरसेप्ट, समझ गया। तो ये एक ज़्यादा गहरा और भरोसेमंद सुरक्षा जाल है। इस जाल को और मजबूत बनाने के लिए हाल में क्या हो रहा है? 2 चीजों पर बहुत जोर है। पहला, स्वदेशीकरण। मतलब मेड इन इंडिया। हाँ, हम अपनी रक्षा प्रणालियां खुद बना रहे हैं, जिससे हम किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहते। और दूसरा, इस त्वरित रक्षा रणनीति मतलब लेयर्ड डिफेंस को और घना और स्मार्ट बनाया जा रहा है। अलग अलग ऊंचाई और दूरी के लिए खास तौर पर बने सिस्टम्स तैनात किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो ही ढाल की बात हमारे सुरक्षा कवच की। लेकिन कहते हैं कि सबसे अच्छा बचाव एक तगड़ा हमला भी होता है। तो अब जरा उस भाले या तलवार की बात करते हैं जो इस कवच के पीछे है, हमारी मिसाइलें। अक्सर 2 नाम सुनाई देते हैं, क्रूज और बैलिस्टिक। सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर क्या इनमें कोई बड़ा फर्क है? अरे जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का? हाँ, और ये फर्क सिर्फ उनके उड़ने के तरीके में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि वे दुश्मन को किस तरह की डिफेंसिव चुनौती देते हैं। तो ये दिलचस्प है। पहले क्रूज मिसाइल को समझते हैं। ये जमीन के पास नीचे नीचे उड़ती हैं ना? हाँ बिल्कुल, वे जेट इंजन से चलती हैं और पेड़ों या पहाड़ों की ऊंचाई पर उड़ सकती हैं। अब आप सोचिए, एक देश के लिए इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि आपको अपनी पूरी सीमा पर हर दिशा में नीचे तक नजर रखने वाले रडार लगाने होंगे। ये एक बहुत बड़ा और महंगा लॉजिस्टिक सिरदर्द है। सही बात है। क्रूज मिसाइलें धीमी हो सकती हैं, लेकिन वो कहीं से भी आ सकती हैं। और बैलिस्टिक मिसाइल, वो कैसे लगे? बैलिस्टिक मिसाइलें बिल्कुल अलग खेल हैं। वे एक रॉकेट की तरह सीधा ऊपर जाती हैं, अंतरिक्ष के किनारे तक। अच्छा। और फिर एक बड़े चाप यानी आर्क में अविश्वसनीय गति से अपने लक्ष्य पर गिरती हैं। तो इन्हें रोकना तो बहुत मुश्किल होता होगा। बहुत। इन्हें ट्रैक करने के लिए आपको बहुत शक्तिशाली ऊपर देखने वाले रडार चाहिए, और इन्हें रोकना मतलब समझिए एक गोली को दूसरी गोली से आसमान में टकराने जैसा है। बाप रे। इसके लिए आपको मिनटों बल्कि सेकंडों में फैसला लेना होता है। तो मतलब एक मिसाइल आपको हर जगह पहरा देने पर मजबूर करती है, और दूसरी आपको बहुत ऊंचा और बहुत तेज निशाना साधने की तकनीक विकसित करने पर। वाह, मतलब हथियार का चुनाव ही दुश्मन की पूरी रणनीति तय कर देता है। इसी संदर्भ में अग्नि 5 की बहुत चर्चा होती है। उसे स्ट्रेटेजिक डेटरेंट या सामरिक निवारक कहते हैं। इसका असली मतलब क्या है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। स्ट्रेटेजिक डेटरेंट का मतलब सिर्फ मारक क्षमता नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है एक ऐसी क्षमता का होना जिसके इस्तेमाल की नौबत ही ना आए। अग्नि 5 एक इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई देश हम पर परमाणु हमला करने की सोचता भी है, तो उसे पता है कि हम पर हमला होने के बाद भी हमारे पास पलटकर उसके किसी भी शहर को निशाना बनाने की क्षमता मौजूद है। मतलब सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। बिल्कुल, ये सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी ही असली निवारक है। ये एक ऐसा हथियार है जिसे इसलिए बनाया गया है ताकि इसे कभी इस्तेमाल न करना पड़े। समझ गया, ये एक तरह का राष्ट्रीय बीमा है। अच्छा, इन बड़ी मिसाइलों को इतनी अविश्वसनीय गति कौन सी तकनीक देती है? मैंने स्क्रैमजेट इंजन के बारे में पढ़ा है। स्क्रैमजेट भविष्य की तकनीक है जो आज इस्तेमाल हो रही है। सोचिए, एक सामान्य रॉकेट को अंतरिक्ष में जाने के लिए अपने साथ ईंधन और उस ईंधन को जलाने के लिए ऑक्सीजन, दोनों की भारी टंकियां ले जानी पड़ती हैं। सही है, वजन बहुत बढ़ जाता होगा। बहुत ज्यादा। लेकिन स्क्रैमजेट बहुत चालाक है। ये कहता है, मैं जब तक वायुमंडल में हूँ ऑक्सीजन क्यों ढूंढूं, मैं तो सीधे हवा से ही सांस लूंगा। यानी ये हवा में सांस लेने वाला इंजन है। बिल्कुल, इससे ये बहुत हल्का हो जाता है और हाइपरसोनिक गति यानी आवाज की गति से 5 गुना या उससे भी ज्यादा तेज उड़ सकता है। 5 गुना से भी ज्यादा? हाँ, जिस मिसाइल में ये इंजन लगा हो उसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि जब तक डिफेंस सिस्टम उसे देखकर प्रतिक्रिया देगा तब तक वो अपना काम कर चुकी होगी। गति और शक्ति की बात तो हो गई, लेकिन आज की लड़ाई में एक और चीज बहुत जरूरी है, चुपके से आना, अदृश्य होना। यहीं पर 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की बात आती है, जैसे हमारा एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA। जब भी स्टील शब्द सुनते हैं तो लगता है जैसे कोई जादुई चोगा पहनकर विमान गायब हो जाता है। क्या वाकई ऐसा है? जादुई चोगा तो नहीं, पर ये उससे कम भी नहीं है। अच्छा। देखिए, स्टेल्थ का मतलब पूरी तरह अदृश्य होना नहीं है। इसका मतलब है दुश्मन के रडार के लिए आपको पकड़ना बेहद मुश्किल बना देना। एक सामान्य विमान रडार पर एक बड़े ट्रक जैसा दिखता है, जबकि एक स्टेल्थ विमान शायद एक छोटी चिड़िया जितना। बस एक छोटी चिड़िया जितना। तो रडार ऑपरेटर को लगा कि शायद कोई पक्षी है या सिग्नल में कोई गड़बड़ है। ठीक यही। और जब तक वो समझ पाएगा कि ये एक लड़ाकू विमान है, तब तक AMCA अपना मिशन पूरा करके वापस आ चुका होगा। ये पायलट को वो चंद कीमती सेकंड देता है जो जीत और हार का फैसला करते हैं। तो ये अदृश्य होने की तकनीक सिर्फ हवा में ही नहीं, पानी में भी गेम चेंजर होगी, है ना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यहीं पर प्रोजेक्ट 17A की बात आती है। इसके तहत जो स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स मतलब जंगी जहाज बनाए जा रहे हैं, वे इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। लेकिन एक जहाज तो विमान से बहुत बड़ा होता है, उसे कैसे छुपा सकते हैं? उसे खास डिजाइन और रडार सोखने वाले मटेरियल से बनाया जाता है। अब इसका रणनीतिक असर सोचिए। दुश्मन की नौसेना को एक अकेले स्टील्थ जहाज को ढूंढने के लिए अपने कई जहाज, पनडुब्बियां कर हवाई जहाज लगाने पड़ेंगे। ये एक जहाज पूरे हिंद महासागर जैसे बड़े इलाके में दुश्मन को एक भूत की तलाश में उलझाए रख सकता है, जिससे शक्ति का संतुलन ही बदल जाता है। ये तो अद्भुत है।
तो हमारे आसमान आसमान में किला है, लंबी दूरी के भाले हैं और हवा और पानी में अदृश्य शिकारी भी। लेकिन इन सबको आपस में जोड़े कौन रखता है? ये एक दूसरे से बात कैसे करते हैं? ये सबसे जरूरी सवाल है और इसका जवाब अंतरिक्ष में है। GS8 7R जैसे सैन्य संचार उपग्रह। अच्छा, सैटेलाइट्स। हाँ, ये हमारी सेना का सुरक्षित नर्वस सिस्टम है। ये सुनिश्चित करता है कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, हमारी मिसाइल यूनिट्स, हमारे विमान और हमारे जहाज सब एक दूसरे से रियल टाइम में बिना किसी के सुने या जैम किए बात कर सके। तो इसके बिना सब बेकार है? बिल्कुल, बिना इस सुरक्षित संचार के ये सभी शक्तिशाली हथियार अकेले पड़ जाएंगे। ठीक है, अब तक हम किसी चीज को नष्ट करने के लिए किसी दूसरी चीज से टकराने की बात कर रहे थे, मिसाइल से मिसाइल। लेकिन भविष्य कुछ और ही लग रहा है। मैंने डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी DEW के बारे में पढ़ा है। वाह, ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। अब ये फिक्शन नहीं रहा। MK2 लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन इसी का एक उदाहरण है। ये हथियार लक्ष्य को नष्ट करने के लिए किसी मिसाइल या गोली का नहीं, बल्कि प्रकाश की गति से चलने वाली एक उच्च ऊर्जा लेजर बीम का इस्तेमाल करता है। तो मतलब भविष्य की लड़ाइयाँ स्टार वॉर्स जैसी होंगी, जहाँ गोलियों की जगह लेजर बीम चलेंगी। एक दिलचस्प सवाल उठता है, अगर ये लेजर हथियार इतना ही सस्ता और असरदार है, तो फिर हम आज भी करोड़ों की मिसाइलें क्यों बना रहे हैं? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। इसकी सीमाएं क्या हैं? इसकी कुछ सीमाएं हैं। खराब मौसम जैसे बादल या धुंध में लेजर की शक्ति कम हो जाती है। अच्छा। इसे काम करने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है, इसलिए ये बड़ी बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए शायद अभी तैयार नहीं है। लेकिन छोटे सस्ते खतरों जैसे ड्रोन्स के झुंड के लिए ये एक परफेक्ट हथियार है। मतलब एक मिसाइल से एक ड्रोन को मारना बहुत महंगा सौदा है। बिल्कुल, जबकि लेजर का हर शॉट बहुत सस्ता पड़ता है। तो ये हर मर्ज की एक दवा नहीं, बल्कि खास काम का विशेष औजार है। इसी तरह की एक और अनोखी तकनीक है स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म। ये क्या भला है? आप इसे एक बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाला जासूसी गुब्बारा समझ सकते हैं। गुब्बारा? हाँ, एक बहुत एडवांस्ड गुब्बारा। ये समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर में काम करता है, जहाँ हवाई जहाज भी नहीं उड़ते। वहां से ये महीनों तक एक ही जगह पर रहकर बिना किसी रुकावट के एक बहुत बड़े इलाके पर नजर रख सकता है। मतलब सैटेलाइट और ड्रोन के बीच का गैप भरता है। बिल्कुल, सैटेलाइट हर वक्त एक जगह पर नहीं रह सकता और ड्रोन ज्यादा देर तक उड़ नहीं सकता। और अंत में एक और दिलचस्प चीज है, फाइबर ऑप्टिक ड्रोन। ये कैसे अलग है? आज के दौर में इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग एक बहुत बड़ा खतरा है। दुश्मन आपके ड्रोन के रेडियो सिग्नल को जैम करके उसे बेकार कर सकता है। हाँ, ये तो सुना है। लेकिन फाइबर ऑप्टिक ड्रोन को रेडियो से नहीं, बल्कि एक पतले तार यानी फाइबर ऑप्टिक केबल से नियंत्रित किया जाता है। यानी उस पर जैमिंग का कोई असर ही नहीं होगा। बिल्कुल, ये एक बहुत ही सरल समाधान है एक बहुत ही जटिल समस्या का। ये दिखाता है कि रक्षा तकनीक हमेशा सबसे जटिल होना जरूरी नहीं, कभी कभी सबसे स्मार्ट होना ज्यादा जरूरी होता है। तो जब हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो ये सिर्फ हथियारों की एक सूची नहीं लगती। ये तो एक जीता जागता सोचने समझने वाला इकोसिस्टम लगता है। हाँ, एक ऐसा सुरक्षा कवच जिसकी अपनी आंखें हैं, रडार और सैटेलाइट, अपना दिमाग है, कमांड सेंटर, लंबी दूरी के भाले हैं, अग्नि 5, और अदृश्य शिकारी भी हैं, AMCA और प्रोजेक्ट 17A, और भविष्य के लिए लेजर जैसे नए औजार भी हैं। और ये सब एक सुरक्षित नर्वस सिस्टम यानी GS8 7R से जुड़ा हुआ है। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से सारांशित किया है। ये अलग अलग प्रणालियों का एकीकरण है जो मिलकर एक ऐसी क्षमता बनाते हैं जो उनके अलग अलग हिस्सों के जोड़ से कहीं ज्यादा बड़ी और मजबूत है। इन सब पर बात करके एक आखिरी ख्याल मन में आता है, जैसे जैसे ये तकनीकें ज्यादा स्मार्ट, तेज और स्वचालित होती जा रही हैं, क्या रक्षा और हमले के बीच की रेखा धुंधली नहीं हो रही? मतलब एक ढाल जो इतनी तेजी से प्रतिक्रिया दे सकती है कि वो पहला वार करने वाली तलवार बन जाए? ये सोचने वाली बात है। तो चलिए आज विज्ञान और तकनीक की दुनिया में गहराई से उतरते हैं। जी, हमारे पास आज नोट्स का एक पूरा ढेर है, जिसमें ऊर्जा से लेकर नैनोटेक और भविष्य के ट्रांसपोर्ट तक, मतलब सब कुछ है। बिल्कुल। हमारा काम है इसमें से सबसे जरूरी और दिलचस्प बातें निकालना, सब कुछ बिल्कुल आसान भाषा में। हाँ, और ये सिर्फ तथ्यों की एक लिस्ट नहीं है, ये एक कहानी है कि कैसे ये अलग अलग खोजें एक दूसरे से जुड़ रही हैं और हमारे आने वाले कल की तस्वीर बना रही हैं। सही कहा, परमाणु के केंद्र से लेकर गहरे समुद्र तक हर चीज आपस में जुड़ी हुई है। तो चलिए सबसे बड़े विषय से ही शुरू करते हैं, परमाणु ऊर्जा। हमारे नोट्स में विखंडन और संलयन जैसे शब्द भरे पड़े हैं, जो स्कूल की फिजिक्स की याद दिलाते हैं। बिल्कुल, लेकिन आज ये शब्द भारत के भविष्य के लिए पहले से कहीं ज्यादा मायने रखते हैं। तो इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। विखंडन यानी फिजन, इसका मतलब है एक बड़े परमाणु को तोड़ना जिससे ऊर्जा निकलती है। सही, हमारे जो मौजूदा परमाणु रिएक्टर हैं वो इसी पर चलते हैं। और संलयन या फ्यूजन, वो इसका ठीक उल्टा है, जहाँ दो हल्के परमाणुओं को जोड़कर एक भारी परमाणु बनाया जाता है, जैसा सूरज में होता है। और ये कहीं ज्यादा शक्तिशाली और साफ सुथरी ऊर्जा है। अच्छा, तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, अगर संलयन इतना बेहतर है तो हम अब तक इसे इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाए हैं? सबसे बड़ी बाधा क्या है? यही तो असली चुनौती है। सूरज के केंद्र जैसे हालात, मतलब करोड़ों डिग्री का तापमान, उसे पृथ्वी पर बनाना और उसे कंट्रोल करना। हमारे नोट्स में टोकामेक रिएक्टर का जिक्र है। ये नाम थोड़ा साइंस फिक्शन जैसा लगता है। क्या यही इस समस्या का समाधान है?
ये समाधान की दिशा में सबसे बड़ा कदम है कह सकते हैं। आप सोचिए, आपको करोड़ों डिग्री सेल्सियस गर्म प्लाज्मा को नियंत्रित करना है। हाँ, कोई भी धातु तो उसे झेल नहीं सकती। बिल्कुल नहीं। तो टोकामैक एक बहुत बड़ी चुंबकीय बोतल की तरह है। ये शक्तिशाली चुंबकों का इस्तेमाल करके उस धधकते हुए प्लाज्मा को एक डोनट के आकार में हवा में ही लटकाए रखता है। अच्छा, ताकि वो दीवारों को न छुएं। हाँ, ये अपने आप में एक कमाल की चीज़ है, लेकिन इसे लगातार और किफ़ायती तरीके से चलाना अभी भी दशकों दूर हो सकता है। तो संलयन भविष्य की उम्मीद है, लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें तो भारत का 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम, इसकी बहुत चर्चा होती है। जी, हमारे स्रोतों में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी FBR और थोरियम का बार बार जिक्र आता है। तो ये सिर्फ अलग अलग तरह के रिएक्टर नहीं है, ये एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है ना? ये तकनीक से कहीं ज्यादा है। ये देश की ऊर्जा स्वतंत्रता की कुंजी है। इसे ऐसे समझिए, स्टेज 1 में हम अपने सीमित प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग करके बिजली बनाते हैं। ठीक है। स्टेज 2 में आता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इसका ब्रीडर नाम इसलिए है क्योंकि ये जितना ईंधन मतलब प्लूटोनियम जलाता है उससे ज्यादा पैदा करता है। अरे वाह, मतलब ये एक तरह की जादुई भट्टी है जो ईंधन बना भी रही है। हाँ, आप कह सकती हैं। और फिर आता है स्टेज 3। इसमें हम दूसरे स्टेज में बने प्लूटोनियम का इस्तेमाल करके अपने विशाल थोरियम भंडार को जलाएंगे। और भारत के पास दुनिया का शायद सबसे बड़ा थोरियम भंडार है। बिल्कुल। तो ये पूरा एक आत्मनिर्भर चक्र है जो हमें दशकों तक मतलब बाहरी ईंधन स्रोतों पर निर्भरता से मुक्त कर सकता है। ये सुनने में तो बहुत शानदार लगता है, लेकिन क्या हमारे स्रोतों में इसके जोखिमों का भी जिक्र है? मेरा मतलब है, प्लूटोनियम का उत्पादन और प्रबंधन, ये तो बहुत जटिल और खतरनाक माना जाता है। बिल्कुल, और ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है। प्लूटोनियम की हैंडलिंग और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होती है और इसीलिए थोरियम पर आधारित रिएक्टर्स जैसे कि थोरियम मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर इतने आकर्षक हैं। वो ज्यादा सुरक्षित हैं। वो पारंपरिक रिएक्टरों की तुलना में स्वाभाविक रूप से ज़्यादा सुरक्षित माने जाते हैं। उनमें मेल्टडाउन का खतरा कम होता है और जो कचरा पैदा होता है वो भी कम समय तक रेडियोधर्मी रहता है। अच्छा, तो ये कार्यक्रम सिर्फ ऊर्जा बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि उसे सुरक्षित और टिकाऊ तरीके से करने के बारे में भी है। ठीक है, तो हमने ऊर्जा बनाने की बात की, लेकिन ऊर्जा को स्टोर करने का क्या? यहीं पर बैटरी तकनीक की भूमिका आती है। आज तो लिथियम आयन बैटरी हर जगह है, हमारे फोन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक। हाँ, और उनकी सफलता का राज है उनका उच्च ऊर्जा घनत्व। मतलब वो छोटे से पैकेज में बहुत सारी ऊर्जा पैक कर सकती हैं। लेकिन अब हम इसकी कीमत भी देख रहे हैं। लिथियम और कोबाल्ट जैसे खनिजों के लिए हमारी निर्भरता कुछ ही देशों पर है, जो एक रणनीतिक कमजोरी है, और साथ ही आग लगने का खतरा और इन बैटरियों को रिसाइकिल करने की चुनौती भी बहुत बड़ी है। तो क्या इसका कोई विकल्प है, खासकर बड़े पैमाने पर, जैसे पूरे शहर के पावर ग्रिड के लिए? सही सवाल। यहीं पर वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी जैसी तकनीकें आती हैं। ये आपके फोन में फिट नहीं होंगी। ये विशाल सिस्टम है जो बड़े बड़े कंटेनरों में रखे जाते हैं। अच्छा, ये तरल इलेक्ट्रोलाइट के बड़े टैंकों का उपयोग करती हैं। इनका सबसे बड़ा फायदा है इनकी लंबी उम्र। ये हजारों बार चार्ज डिस्चार्ज हो सकती हैं और इनकी क्षमता कम नहीं होती। और सुरक्षित भी हैं। हाँ, ये लिथियम आयन से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। ये ग्रिड स्केल ऊर्जा भंडारण का भविष्य हो सकती हैं। तो ऊर्जा को स्टोर करने के लिए हमें लिथियम और वेनेडियम जैसे खनिजों की जरूरत है, पर ये खनिज हैं कहाँ? उन्हें ढूंढना, निकालना, ये सब भूस्थानिक प्रौद्योगिकी के दायरे में आता है, जो हमारे नोट्स का अगला बड़ा विषय है। बिल्कुल सही कनेक्शन है। भूस्थानिक प्रौद्योगिकी सिर्फ गूगल मैप्स नहीं है। ये सैटेलाइट, ड्रोन और जमीनी सेंसर से मिले डेटा को मतलब परतों में विश्लेषण करने की तकनीक है। इसमें GIS, GPS ये सब आता है। हाँ, इसमें GIS यानी भौगोलिक सूचना प्रणाली, GPS या अपना नेविक और रिमोट सेंसिंग सब शामिल है। ये हमें हमारी दुनिया का एक डिजिटल ट्विन बनाने में मदद करता है। आपने कहा कि ये सिर्फ मैप्स से कहीं ज्यादा है। हमारे नोट्स में ऑपरेशन द्रोणागिरी का उल्लेख है। ये नाम काफी दिलचस्प है। इसका मुख्य मिशन क्या है? ऑपरेशन द्रोणागिरी का लक्ष्य है भारत के पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों की विस्तृत 3D मैपिंग करना। ये रक्षा योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और आपदा प्रबंधन के लिए गेम चेंजर है। ये दिखाता है कि भूस्थानिक तकनीक अब सिर्फ सुविधा के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी कितनी जरूरी है। और यह तकनीक सीधे तौर पर महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़ती है। ये शब्द आजकल बहुत सुनने में आता है। दुर्लभ पृथ्वी तत्व यानी रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी इसी में आते हैं। जी, इनका नाम थोड़ा भ्रामक है ना? हाँ, दुर्लभ शब्द इसलिए नहीं है कि वे पृथ्वी पर कम है, बल्कि इसलिए कि वे बिखरे हुए हैं और उन्हें निकालना और शुद्ध करना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, ये 17 तत्वों का एक समूह है जो आधुनिक तकनीक की जान है। आपके स्मार्टफोन स्क्रीन से लेकर लड़ाकू विमान के इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मोटर तक। इन पर नियंत्रण का मतलब है भविष्य की तकनीक पर नियंत्रण। हमने सैटेलाइट से पृथ्वी को देखने की बात की। अब चलिए उस पैमाने पर चलते हैं जिसे हम देख भी नहीं सकते। नैनो टेक्नोलॉजी। 1 से 100 नैनोमीटर। इस दुनिया में चीजें इतनी अलग कैसे हो जाती हैं? ये क्वांटम फिजिक्स का कमाल है। इस पैमाने पर पदार्थ के गुण जैसे रंग, कंडक्टिविटी, मजबूती, ये सब पूरी तरह बदल जाते हैं। मतलब? जैसे सोना जो पीला होता है, नैनो स्केल पर लाल या बैंगनी दिख सकता है। और यही गुण हमें अभूतपूर्व चीजें बनाने की क्षमता देता है। हमारे नोट्स में कृषि में इसके उपयोग के कई उदाहरण हैं, जैसे नैनो उर्वरक और नैनो सल्फर।
क्या ये सिर्फ उर्वरक को छोटा बनाने के बारे में है? नहीं, ये उसे स्मार्ट बनाने के बारे में है। पारंपरिक उर्वरक का एक बड़ा हिस्सा खेत में बह जाता है, जिससे प्रदूषण होता है। नैनो उर्वरक पोषक तत्वों को सीधे पौधे की कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। इससे फसल की पैदावार बढ़ती है, उर्वरक कम लगता है और पर्यावरण को भी कम नुकसान होता है। और एक और दिलचस्प शब्द है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क यानी MOFs। हाँ, MOFs। इसे कैसे समझे? MOFs को समझने का सबसे आसान तरीका है कि आप इसे एक आणविक स्पंज समझें। ये बेहद छिद्रपूर्ण क्रिस्टल होते हैं। आणविक स्पंज। हाँ, अगर आप एक चम्मच MOF के अंदर की सतह को फैलाएं तो वो एक फुटबॉल के मैदान के बराबर हो सकती है। क्या बात है। इसी विशाल सतह के कारण वे गैसों को पकड़ने और स्टोर करने में अविश्वसनीय रूप से अच्छे हैं। इनका उपयोग हाइड्रोजन ईंधन को स्टोर करने से लेकर सीधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने तक में हो रहा है। चलिए इन बिल्डिंग ब्लॉक से बनी चीजों पर आते हैं। परिवहन का भविष्य। हमारे नोट्स में सुरक्षा से जुड़ी 3 दिलचस्प प्रौद्योगिकियां हैं। ट्रेनों के लिए कवच, कारों के लिए ADS और विमानों के लिए ब्लैक बॉक्स। जी, ये तीनों अलग अलग डोमेन में हैं, लेकिन क्या इन सभी के पीछे एक ही मूल दर्शन काम कर रहा है? बिल्कुल, और वो दर्शन है मानवीय त्रुटि को कम करना। अच्छा। कवच एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है जो 2 ट्रेनों को एक ही पटरी पर टकराने से रोकती है। ADS यानी एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम आपकी कार में सेंसर का उपयोग करके आपको अपनी लेन में रहने में मदद करता है और जरूरत पड़ने पर खुद ब्रेक लगाता है। और ब्लैक बॉक्स? और ब्लैक बॉक्स जो असल में चमकीले नारंगी रंग का होता है ताकि मलबे में आसानी से मिल जाए, वो दुर्घटना के बाद जांचकर्ताओं को बताता है कि असल में हुआ क्या था। ये तीनों तकनीक के जरिए इंसान की गलतियों के लिए एक सेफ्टी नेट बना रहे हैं। और जब हम गति की बात करते हैं तो जापान की शिनकानसेन तकनीक का जिक्र आता है। पर अब हाइपर लूप की जो अवधारणा है वो इसे भी पीछे छोड़ती दिख रही है। हाँ, वैक्यूम ट्यूब में यात्रा। ये आज भी कल्पना जैसा लगता है। हाइपरलूप का मूल सिद्धांत बहुत सरल है। हवा के प्रतिरोध को खत्म कर दो। हमारी गाड़ियों और ट्रेनों की ज्यादातर ऊर्जा हवा को धकेलने में खर्च होती है। सही बात है। हाइपरलूप एक ट्यूब से लगभग सारी हवा निकालकर एक वैक्यूम बनाता है और फिर चुंबकीय उत्तोलन का उपयोग करके एक पॉड को उस ट्यूब के अंदर तैराता है। बिना हवा के प्रतिरोध और बिना घर्षण के वो पॉड हवाई जहाज जैसी गति पकड़ सकता है। जमीन से आसमान तक की बात हो गई, अब गहरे समुद्र की ओर चलते हैं। भारत का डीप ओशन मिशन काफी महत्वाकांक्षी लगता है। हम वहाँ क्या खोज रहे हैं? हम वहाँ भविष्य के संसाधन खोज रहे हैं। समुद्र तल पर आलू के आकार के पॉलीमेटालिक नोड्यूल हैं। पॉलीमेटालिक नोड्यूल? हाँ, और वो निकिल, कोबाल्ट, मैंगनीज जैसे महत्वपूर्ण खनिजों से भरपूर है। डीप ओशन मिशन का लक्ष्य इन संसाधनों का पता लगाना और उन्हें निकालने की तकनीक विकसित करना है। और जैव विविधता का अध्ययन भी। हाँ, साथ ही यह गहरे समुद्र की जैव विविधता का भी अध्ययन करेगा, जिसके बारे में हम अभी बहुत कम जानते हैं। यह भारत की ब्लू इकोनॉमी के लिए एक बड़ा कदम है। हमारे पास कुछ और दिलचस्प तकनीकें भी हैं, जैसे अल्ट्रामैग्नेट और एक्सेलरोमीटर। ये क्या है? अल्ट्रामैग्नेट एक बिल्कुल नई खोजी गई चुंबकीय सामग्री है। अभी तक हम चुंबकत्व को 2 ही तरह से जानते थे, फेरोमैग्नेटिज्म और एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। अल्ट्रामैग्नेट इन दोनों के गुणों को मिलाता है और इसमें डेटा स्टोरेज में क्रांति लाने की क्षमता है। हमारे कंप्यूटर और तेज हो सकते हैं। और एक्सेलरोमीटर? वो एक छोटा सेंसर है जो त्वरण को मापता है। ये हमारे फोन में है जो स्क्रीन को घुमाता है, और हमारी कार में है जो एयरबैग को बताता है कि कब खुलना है। ये हमारी डिजिटल दुनिया का एक गुमनाम हीरो है। कारों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी योजनाओं की भी जरूरत होती होंगी। हमारे नोट्स में अनुसंधान विकास योजना और एग्रीनिक्स कार्यक्रम का उल्लेख है। बिल्कुल, R&D योजना देश में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक इकोसिस्टम बनाने पर केंद्रित है, और एग्रीनिक्स कार्यक्रम विशेष रूप से कृषि में आधुनिक तकनीक और नवाचार लाने की एक पहल है, ताकि प्रयोगशाला की खोजें असल दुनिया तक पहुंचें। सही कहा। अंत में एक बहुत ही बुनियादी लेकिन महत्वपूर्ण विषय, मीटर कन्वेंशन। ये इन सभी हाईटेक चीजों के बीच थोड़ा अजीब लगता है, पर शायद सबसे जरूरी है। ये इन सब का आधार है। मीटर कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो ये सुनिश्चित करता है कि दुनिया भर में 1 किलोग्राम 1 मीटर या 1 सेकंड का मतलब एक ही हो। इसके बिना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विज्ञान, इंजीनियरिंग कुछ भी संभव नहीं होगा। आप भारत में एक हिस्सा डिजाइन करके चीन में नहीं बनवा सकते अगर आपके और उनके सेंटीमीटर का मतलब अलग अलग हो। ये वैश्विक सहयोग की मूक भाषा है। बिल्कुल। यह एक अविश्वसनीय यात्रा थी। परमाणु के केंद्र से लेकर गहरे समुद्र तक और नैनो स्केल से लेकर हाई स्पीड ट्रेनों तक। ये वाकई दिखाता है कि हर चीज आपस में कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। महत्वपूर्ण खनिजों के बिना हमारे पास ईवी बैटरी नहीं हो सकती। भूस्थानिक तकनीक के बिना हम उन खनिजों को नहीं ढूंढ सकते, और इन सबके मूल में माप के लिए एक साझा मानक जैसी बुनियादी बातें हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी कौन सी नई तकनीक आएगी जो इन सभी क्षेत्रों को एक ऐसे तरीके से जोड़ेगी जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते।